उस बैंक का नाम था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है, तो देखेंगे आज हम लोग मात्रात्मक, क्या हम लोग पढ़ने जा रहे हैं? आज हम पढ़ने जा रहे हैं साहब, हमारा आरबीआई जो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका मात्रात्मक चीज़ों को हम पढ़ेंगे। मात्रात्मक में हमें 2, 3, 4, 5 चीज़ों को पढ़ना होता है। एक होता है हमारा रेपो रेट और एक होता है रिवर्स रेपो रेट। पहले दो को क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, रिवर्स रेपो रेट, इसको समझिएगा फिर मैं लिखवाऊंगा। पहले लिखना नहीं, केवल समझिए, नहीं तो एग्जाम क्या बुढ़ापा तक आप समझते रह जाइएगा। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, दो चीज़ों को हमने लिया। ये जो है हमारे पास साहब, इसको हम बोलते हैं आरबीआई। क्या बोलेंगे हम? आरबीआई। और यहाँ पर जो होगा वो हमारे पास जितने भी हमारे देश के कॉमर्शियल बैंक हैं, यानी सार्वजनिक बैंक कह सकते हैं हम, हमारे देश के जितने भी सार्वजनिक बैंक हैं, ये सार्वजनिक बैंक सब यहाँ पर है। जैसे हम एसबीआई को ले लेते हैं, जैसे पीएनबी को ले लीजिए, जैसे केनरा बैंक को ले लीजिएगा, बैंक ऑफ बड़ौदा को ले लीजिएगा, है ना, फिर बैंक ऑफ इंडिया को ले लीजिए, है ना, सीबीआई को लीजिए, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। क्लियर हो गई? और ये हमारी है आरबीआई। हमारा आरबीआई जो होता है, आरबीआई के पास जो अधिकार है वो हमारा है क्या? पैसा छापने का अधिकार है। यही है ना। सबसे पहला यदि देखा जाए तो हमारे पास मनी जो होता है, सर्कुलेट होता है, या मनी जो छापी जाती है, या कहाँ से हमारी छपती है? आरबीआई से छपती है। एक क्वेश्चन हमारा है, बाबू बताओ, ये जो हम अभी आपके सामने जो सिंबल दे रहे हैं, ये सिंबल है ना, ये सिंबल का निर्माण कैसे हुआ है? पढ़ाए होंगे, जल्दी से बताओ। ये जो हमारा रुपया का जो सिंबल है, विश्व में भारत कैवा देश है जिसका अपना करेंसी का सिंबल मिला है? 5वां। इतना याद है, बहुत अच्छी बात। तो बताओ कि ये सिंबल का निर्माण कहाँ से हुआ, कैसे हुआ तथा किसने किया? सारा बताया हुआ था। चलो अंकित तुम बताओ, बहुत एब्सेंट रहते हो, तुम्ही से पूछेंगे। ये क्लास कर रहे हो आजकल, अच्छी बात है। हमारा क्लास छोड़ेगा तो सुनोगे, इसलिए छोड़ना नहीं कभी। चलो बताओ, खड़े हो जाओ, तुमको खड़ा होना है, ठीक है, क्योंकि तुम बुजुर्ग लड़का हो गया, तुम्हें जवान बनाना है। चलो बोलो, ये हमारा जो रुपया का जो सिंबल तुम्हें दिख रहा है, यह सिंबल देने वाला कौन सा व्यक्ति था? कहाँ का IIT था? मद्रास, मद्रास IIT चेन्नई, दोनों तो एक हो गया, वही हो गया। चलो बताओ, मद्रास से चेन्नई कब नाम पड़ा? जब तू कहा कि हाँ वही हो गया, तो वहीं से क्वेश्चन दाग दिया। मद्रास से चेन्नई कब बन गया? मद्रास के जो मूल वहाँ के जो जनसंख्या, उसको किस रूप में जाना जाता है, कौन नाम से जाना जाता है? हमें दंगा से पहले भी बताया था, तमिलनाडु का दंगा से पहले बताया था, द्रविडियन, है ना। तो आप बताइए कि क्या वो IIT मुंबई के, सॉरी IIT मद्रास के था? जवाब निकल गया, प्रॉब्लम तो है ना। चलो बैठ जाओ यार, आप लोग याद कीजिए, बैठ जाओ। इसका जनरेशन कहाँ से हुआ था, ओरिजिन कहाँ से हुआ था? तो हमारा जो देवनागरी है, क्या है हमारा? देवनागरी हमारा क्या है? लिपि है, ठीक है। और एक हमारा रोमन लिपि होता है। तो देवनागरी जो लिपि होता है हमारा हिंदी भाषा का होता है, और रोमन जो लिपि होता है, स्क्रिप्ट होता है, इंग्लिश का होता है। ये दोनों की कॉम्बिनेशन से हमारा इंडियन करेंसी का सिंबल का निर्माण हुआ। जैसे हमारा R ऐसे लिखाता है ना, R ऐसे लिखाता है ना, और हमारा हिंदी में र ऐसे लिखाता है ना, यही ना होता है। तो देखो, तो ये र आ गया, और ए वाला कॉमन चीज यहाँ आपको दिख रहा है, देखिएगा तो ए वाला कॉमन चीज आपको दिख रहा है, दिख रहा है, देखिए। तो ये हमारा होगा, ए लाइन बचा रह गया, क्योंकि ये हमारा पूरा र आ गया, ये पूरा र आ गया, देख लीजिएगा। और ए हमारा कॉमन चीज हो गया R का, तो बच गया कौन? ए वाला लाइन बच गया, इस लाइन को ऊपर डाल दिया है। मैंने क्लियर हो गई? यानी हमारा हिंदी जो हमारा देवनागरी स्क्रिप्ट है और इंग्लिश जो हमारा स्क्रिप्ट है, ये दोनों की कॉम्बिनेशन से इसका निर्माण किया गया है। क्लियर हो गई? और पूरे विश्व में देखा जाए तो भारत जो है विश्व का 5वां ऐसा राष्ट्र है, भारत विश्व का 5वां ऐसा राष्ट्र है जिसका अपना मुद्रा का क्या मिल गया है? सिंबल मिल गया, यानी संकेतक मिल गया है। क्या मिला है? संकेत मिल गया है, ठीक है। इससे पहले कौन था? इससे पहले डॉलर था, उसके बाद कौन था? यूरो था, यूरो का नाम सुने हैं। उसके बाद कौन था? पौंड था, नाम सुने हैं। उसके बाद कौन था?
येन था, है ना, अब क्या हो गया, अब हमारा रुपया हो गया। क्लियर हो गई। तो विश्व में भारत 5वां ऐसा देश है जिसका अपना क्या है, करेंसी का सिंबल है। क्लियर हो गई। ये सभी, यदि हम करेंसी की बात की, सारे करेंसी में सबसे स्ट्रॉन्ग करेंसी कौन सा है, नहीं, पाउंड, गलत बोल रहे हो तुम लोग। ये सभी में सबसे ज्यादा वैल्यू देने वाला कौन है, पाउंड है। पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा देने वाला कौन है, कुवैती दिनार। मतलब आप लोग से गलती से पूछ दे, और अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि इस देश का क्या करेंसी है, तब तो मुंह फाड़ के रह जाओगे। जा करके आज सबको ये पढ़ना है कि कौन सी देश के क्या करेंसी का नाम है। क्लियर हो गया। जैसे इंडोनेशिया के करेंसी के किस नाम में जाना जाता है, रुपया, रुपया, ठीक है। पाकिस्तान का रुपी जो भारत है, ठीक है। नेपाल का रुपया, रुपया। इस तरह से आपको पढ़ना होगा। एग्जाम में डायरेक्ट पूछ देता है, आप लोग क्वेश्चन बनाते हो तो देखते भी होंगे। तो आपको कम से कम एक जगह एग्जाम के लिए क्वेश्चन किताब में रहते हैं, जाकर के आप पढ़ लीजिएगा कौन सी देश की करेंसी को किस रूप में जाना जाता है। क्लियर हो गई। आप लोग ये होमवर्क है, अगले दिन हम आएंगे तो बात करेंगे। तो भारत का जो इंडियन करेंसी है, इस करेंसी का जो हमारा सिंबल जो दिया गया है, ये देने वाला है एक IIT बॉम्बे जो है साहब, IIT बॉम्बे के एक इंसान हैं जिनका नाम था डी उदय कुमार। क्या नाम था, डी उदय कुमार नाम का इंसान थे, जिन्होंने 2010 में, जुलाई 2010 में, भी याद रखिएगा, जुलाई 2010 में उन्होंने सबसे पहले भारतीय करेंसी का चिन्ह दिया, या कह सकते हैं उन्होंने सिंबल दिया। मैंने क्लियर हो गई। तो एग्जाम में डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछता है, फटाक से आप याद कर जाइए। नाम क्या है व्यक्ति का, कौन है, IIT मुंबई। और गलती से यदि ये भी पूछ दे कि IIT बॉम्बे में पढ़ाई कौन सा किया था, तो कहिएगा कि M.Tech किया था। कौन सा पढ़ाई किया था, M.Tech किया था। इतना भी तो याद रहेगा। तो डी उदय कुमार M.Tech किया था IIT बॉम्बे से, और उन्होंने भारतीय करेंसी का सबसे पहले क्या दिया, सिंबल दिया। क्लियर हो गई। और भारत की जो सिंबल है विश्व में कैवा है, 5वां है। उसके अलावे भारत का जो करेंसी का जो सिंबल है कितने लिपि से बना है, 2 लिपि से। कौन कौन, देवनागरी और रोमन। बोलिए, लजाइए मत, बोलिएगा तो ज्यादा याद होगा। तो देखो अब हमारे भारत की, जब हम ये सारे फॉर्म को पढ़ते तो इधर हम थोड़ा सा मिटा रहा हूँ, है ना, नहीं मिटाएंगे तो फिर हम बता नहीं पाएंगे इधर, तो अब इसको हम इधर मिटा रहा हूँ। अब होता है कि हमारा जो RBI होता है बाबू, RBI का काम क्या है, पैसा छापना, टू इशू करेंसी एंड नोट, यही होता है ना। तो RBI जो होती है हमारे यहाँ पैसा छापती। तो अब सिंपल सी बात है, क्या RBI पैसा छाप के अपने पास रखेगी, नहीं ना। अब क्या होता है कि RBI जो होती है, पैसा छापने के बाद भारत में जितने भी प्रकार के, चाहे सार्वजनिक बैंक हो, चाहे हमारा प्राइवेट बैंक हो, जितने भी हमारा बैंक होते हैं, ये सभी बैंकों को बाजार में अपने अस्तित्व को कायम रखने के लिए इसे क्या चाहिए, फंड चाहिए, यानी पैसा चाहिए। अब ये सारे बैंक क्या करते हैं, ये सारे जो बैंक्स हैं ये RBI से पैसा मांगते हैं। RBI इनको पैसा देती है बाजार चलाने के लिए। तो जब इनको पैसा देती है तो RBI इसके लिए कुछ, आप कह सकते हैं मिनिमम से मिनिमम, हम कह सकते हैं इनसे रेट ऑफ इंटरेस्ट लेती है, यानी कह सकते हैं कुछ दर पर ये इससे क्या देती है, पैसा देती है। लेकिन जब ये बैंक आते हैं तो RBI जो होती है डायरेक्ट उनको पैसा नहीं देती, बल्कि RBI इनसे एक सिक्योरिटी मांगती है। क्या मांगती है, सिक्योरिटी मांगती है। क्योंकि बैंक हो सकता है भाग जाए, लेकिन RBI तो नहीं भाग सकता, है ना, क्योंकि केंद्रीय बैंक है। तो सभी बैंकों से हमारा RBI जो है सिक्योरिटी मांगता है। अब सिंपल से मान लो, इमेजिन हम करते हैं कि मान लिया जाए कि RBI जो है भारत में जितने भी बैंक है सभी को 2% के दर से इन्होंने क्या दे दिया, लोन दे दिया, या कह सकते हैं पैसा दे दिया। मीनिंग क्लियर हो गई। अब जब ये पैसा दे दिया तो क्या आपको लगता है कि सारे बैंक सभी पैसा को अपने पास रखेंगे, क्या करेंगे अब बैंक, तो अब ये सब बैंक क्या करें, क्योंकि इसको भैया 2% तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी देना है पहला, और उसके अलावे हम कह सकते हैं जितना इन्होंने पैसा लिया वो पैसा भी रिटर्न करना है, दोनों करना है ना। तो क्या कोई व्यक्ति किसी से लोन लेकर के अपने पास पैसा रखेगा या उसका कुछ यूज करेगा, उससे ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगा। और बात होती है सार्वजनिक बैंक और प्राइवेट बैंक का। और सार्वजनिक कल भी हमने बात कर रहे थे, जितने भी कॉमर्शियल बैंक होते हैं उसका क्या होता है, बाजार से ज़्यादा प्रॉफिट गेन करना। लेकिन जब हम कोऑपरेटिव बैंक की बात किए थे तो क्या बताए थे कि इसका नाम ही है कोऑपरेटिव, सहयोग, यानी जो कम से कम प्रॉफिट कमाता है और आम जनता को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ देता है, वैसे बैंक को क्या बोलते हैं, कोऑपरेटिव बैंक बोलते हैं। क्लियर हो गई। तो अब देखा जाए, ये सभी मान लिया जाए कि ये सभी बैंकों को इन्होंने लोन दे दिया 2% पे। अब ये सब बैंक क्या किए, ये सारे बैंक ने मान लिया जाए कि होम लोन कर दिया, कलर चेंज कर देता हूँ,
इन्होंने होम लोन कर करके कुछ पैसा बांट दिए, इन्होंने एजुकेशन लोन कर दिया, ये सब कह सकते हैं। कार लोन लेके आ गए, इसके बाद प्रॉपर्टी लोन लेके आ गए, गोल्ड लोन लेके आ गए। इस तरह से इन्होंने लोन लाया और ला करके आम जनता के लिए बाजार में इन्होंने पैसा सर्कुलेट किया। अब इन्होंने क्या कहा कि सरकार का जो है महत्वाकांक्षी योजना था कि 2022 तक भारत के हर जनता को अपने घर होने चाहिए, पक्का का घर होना चाहिए, सुने थे हम लोग। अब इस आधार पर इन्होंने कहा कि घर सबको जरूरत है, इसलिए ज़्यादा नहीं 2.5% पर हम आपको होम लोन देंगे, कोई दिक्कत। अब हुआ एजुकेशन, पढ़ाई भी सबकी जरूरत है, इसलिए इन्होंने कहा कि 2.2% पे हम लोन देंगे। अब हमारा होता है क्या, कार लोन, ये थोड़ा लग्जरियस लाइफ है ना, इन्होंने कहा कि भैया इसके लिए हम 3% पे आपको लोन देंगे। फिर हुआ प्रॉपर्टी लोन, प्रॉपर्टी लोन को इन्होंने कहा कि 3.1% पे लोन देंगे, कि ये सब जो है रियायती वाला लाइफ जी रहा है। एक हुआ गोल्ड लोन, इसको भी इन्होंने कहा कि भाई कम से कम इसको भी हम 3.0% पे लोन देंगे। अब इस तरह से क्या हुई कि जितने भी हमारे पास बैंक्स थे, ये सभी बैंक को आरबीआई के द्वारा फंड तो प्राप्त हो जाती है, और जैसे इसको पैसा प्राप्त हो जाता है, सारे बैंक जो थे मार्केट में विभिन्न फॉर्म में, विभिन्न कह सकते हैं तरीके से इन्होंने बाजार में पैसा को सर्कुलेट कर दिया। क्लियर हो गई। अब क्या होता है कि जैसे आरबीआई के द्वारा बैंक को पैसा मिला, बैंक से पूरे बाजार में चले गए, तो मार्केट में केवल पैसा का उछाल देखने को मिलना शुरू हो गई। क्लियर हो गई। और जैसे ही पैसा का उछाल देखने को मिला, हम इसे कह सकते हैं कि बाजार में पैसा अधिक होने के कारण कहीं न कहीं मुद्रास्फीति का रूप लेना शुरू हो गया। मीनिंग क्लियर हो गई। अब जैसे ही मुद्रास्फीति का रूप लेने शुरू हुआ, फिर आरबीआई ने सोचा कि अरे यार, बाजार में तो पूरा का पूरा महंगाई आ गई है, मतलब कह सकते हैं कि वस्तु का जो है दाम लगातार बढ़ते जा रहा है। उसके पीछे कारण है कि बाजार में सबके पास अब पैसा हो चुके हैं, और पैसा होने के कारण क्या हुआ कि हमारे पास गुड्स एंड सर्विस जो हैं उसका हम मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे हैं, यानी हम प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं, और सप्लाई या कह सकते उसकी जो डिमांड जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है, और सभी के पास पैसा है। तो मैंने सी बात है कि जो 2 रुपये का सामान वो 8 रुपये में बिकेंगे, क्योंकि पैसा तो सबके पास है। अब ये जो चुनौतियां हो गई, अब आरबीआई को लगा कि इससे कहीं न कहीं बाजार हमारा कोलैप्स होने वाला है। अब आरबीआई ने क्या कहा, आरबीआई ने कहा कि भाई साहब बैंक, आप लोग हमें कुछ इंटरेस्ट रेट पर हम आपसे पैसा लेना चाहते हैं, आप लोग अब हमें लोन दो। अभी तो हमने लोन दिया था, अब आप हमें लोन दो। इन्होंने कहा कि भाई हम ज़्यादा से ज़्यादा अभी आपको 2% पे दिया था, आपने मार्केट में मोटा मोटी देखा जाए तो हाईली आपका 3.1% पर है, लेकिन हम आपको 2.5% पे आपको लोन लेंगे। आपको देना है तो दीजिए, नहीं देना है तो मत दीजिए। क्लियर हो गया। ये कौन कहा, आरबीआई ने कहा। किससे कहा, सारे बैंकों को, कि आपसे हम लोन लेंगे तो 2.5% से ज़्यादा नहीं ले सकते। अब आपके पास एक क्वेश्चन होगा कि आरबीआई ने दिया था 2% पे, बैंक बाजार में दिया 3.1% जो हाईएस्ट इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और आरबीआई से मांग रहा है लोन 2.5% पे। क्या ये सारे बैंक आरबीआई को लोन देंगे? अब आप लोग को लग रहा है कि काहे कि देगा सर, वहां 3.1% है, यहाँ 2.5%, काहे कि देगा? देगा। क्यों देगा? कि जितने भी ये सारे बैंक के द्वारा बाजार में पैसा सर्कुलेट किए गए हैं, ये सभी के सभी रिस्क से भरा हुआ है। मीनिंग क्लियर हो गई। ये सब पैसा ऐसा नहीं कि 100% रिकवर हो ही जाएगा, एनपीए का शिकार होने के भी जो सबसे ज्यादा इसमें संभावना है। मीनिंग क्लियर हो गई। अब क्या करेगा, ये सभी बैंक को जैसे लगा कि अब आरबीआई हमसे लोन लेगा, तो इन्होंने कहा कि ठीक है, जितना तब इस सभी से इन्होंने क्या किया, पैसा जो थी इन्होंने फंड जो दिया था, ये सारे फंडों को इन्होंने क्या कर लिया, रिकवर करना शुरू कर देता है। क्लियर हो गई। और ये पैसा इन्होंने आरबीआई के देने की बात करती है। अब लेकिन इन्होंने भी कहा कि आरबीआई हम आपको डायरेक्ट पैसा नहीं दे सकते, बल्कि इसके लिए भी हमें कुछ सिक्योरिटी चाहिए। क्या चाहिए हमें? कुछ सिक्योरिटी चाहिए। आरबीआई ने कहा कि भाई हम भागने वाले थोड़े हैं, हम आपका थोड़ी बैंक, हम तो देश का बैंक है, हम तो भागेंगे नहीं। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, जब आप ले सकते सुरक्षा तो हम क्यों नहीं सुरक्षा ले, हमें भी कुछ सिक्योरिटी दे दीजिए। आरबीआई ने कहा कि ले लो दादा, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या हुआ, सारे बैंकों ने पैसा को लिया, 2.5% पर फिर आरबीआई को दिया। इससे क्या होती है कि बाजार में जो पैसा ज़्यादा से ज़्यादा सरप्लस चल रहे थे, ये बाजार से पैसा खींचा गया और फिर कहाँ पर आ गई, आरबीआई। और ये पैसा जो बाजार में दी हुई थी, ये कहीं न कहीं रिस्क से भरा हुआ था। ये पैसा जैसे ही आरबीआई के पास आता है, ये सभी बैंकों का पैसा क्या हो जाता है, सुरक्षित हो जाता है। क्लियर हो गई। यानी हम कह सकते हैं कि जो एनपीए का जो शिकार होते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, बताए होंगे कभी, यानी किसी को यदि आप लोन देते हैं, मार्केट में लोन देते हैं, और यदि 90 दिन के बाद या 90 दिन में यदि किसी भी प्रकार का आपका कोई रिकवरी नहीं होता है, तो वैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट या वैसे जो लोन होते हैं उसको एनपीए घोषित कर दिया जाता है। क्लियर हो गई।
यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, हमने जो भी आपको एसेट्स दिया है इस एसेट्स पर कोई परफॉर्मेंस नहीं हो रहा है। मीनिंग क्लियर हो गई? जो हम आपको एसेट्स दिया है इस पे किसी भी प्रकार का कोई परफॉर्मेंस नहीं हो रहा है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। तो डायरेक्ट इसका एग्जाम में आएगा तो डेट या ईयर याद रखिएगा या समय याद रखिएगा कि 90 दिन की बात करेगा। क्लियर हो गई? तो अब क्या होती है कि जैसे आरबीआई ने बाजार से पैसा को अपनी ओर खींच लिया, तो खींचने से क्या हुई साहब? जैसे खींचा तो बाजार की पैसा पूरा आरबीआई के पास आ गए, तो यहाँ से ज़्यादा पैसा गया तो फ्लो हो गया, तो फ्लो होने के कारण यहाँ इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम यानी मुद्रास्फीति, और बाजार से जैसे पैसा लेकर के आ जाता है तो फिर डिफ्लेशन का शिकार हो जाता है। डिफ्लेशन समझते हैं? अब डिफ्लेशन का मतलब हुआ कि मार्केट में पैसा ही नहीं है। क्लियर हो गई? तो ये प्रत्येक 3 महीना पर आप देखेंगे, प्रत्येक 3 महीना पे आरबीआई जो है एसआर कार्य करते रहता है। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर सुनते होंगे कि हर 3 महीना पे इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बदलता है। क्लियर हो गई? तो ये आरबीआई मार्केट को जो मैकेनिज्म होता है, मार्केट जो पॉलिसी होती है, इसे यह नियंत्रण करने की हर संभव कोशिश करता है। क्लियर हो गया? तो अब रेपो रेट को भाषा के आधार पर हम क्या समझेंगे? तो रेपो रेट में हम समझेंगे कि वैसा लोन यानी कह सकते हैं कि जब आरबीआई, ध्यान देंगे, जब आरबीआई कॉमर्शियल बैंकों को जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर अल्प अवधि के लिए, कितने लिए? अल्प अवधि के लिए जो लोन देता है उसे क्या बोलते हैं? फिर से बोलेंगे आप लोग, रेपो रेट किसको कहेंगे? कोई एक बोलिए, चलिए आप बोलिए, आप बोलिए। हाँ, हाँ, एक बार फिर से सुनेंगे। जब आरबीआई या कोई भी कॉमर्शियल बैंक आरबीआई से जिस दर पर अल्प समय के लिए लोन लेता है, ऋण लेता है, उसे रेपो रेट कहते हैं। फिर बोल सकते हैं कोई? आप बोलो। रेपो रेट कहते हैं। क्लियर हो गई? ठीक, इसका 22% नीचे आ जाइए कि जब आरबीआई कॉमर्शियल बैंक से जिस दर पर अल्प समय के लिए लोन लेती है उसे रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। बोलिए इसको। हाँ, आ जाओ। हाँ, यानी जब आरबीआई कॉमर्शियल बैंकों से अल्प अवधि के लिए लोन लेती है तो उसे क्या बोलते हैं? रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। क्लियर हो गया? तो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट क्लियर हो गया। रेपो रेट से बाजार में क्या हुआ? मुद्रास्फीति बढ़ गए, और रिवर्स रेपो रेट से क्या हुआ? बाजार में डिफ्लेशन आ गए। क्लियर हो गई? आगे हम इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को और अच्छे से पढ़ेंगे। हाँ जी, वो हमारा सर्टिफिकेट होता है, कुछ पेपर हो जाए, कागजात होते हैं। कौन देगा? वो बाजार में जो पैसा, जो बाजार से देखे नहीं खींचा पैसा। ये क्या दर की है? हमेशा ही सब बदलता है। आरबीआई का तो इनकम बैंक से ना होता है जी। आरबीआई को थोड़े कोई इनकम करना है, आरबीआई को कोई इनकम की जरूरत। आरबीआई का मतलब होता है हेड, वो तो घर चला रहा है, पूरे भारत को चला रहा है, उसको प्रॉफिट और लॉस से क्या मतलब है? वो बाजार में खाली अस्तित्व बनाता है कि यदि मुद्रास्फीति है उसको नियंत्रण करो, डिफ्लेशन है उसको नियंत्रण, इसका नियंत्रण करना काम है, इसका प्रॉफिट कमाना काम नहीं है। प्रॉफिट कमाना कॉमर्शियल बैंक का काम है। इज ओके? और इससे हमारा आरबीआई चलती है। ओके? इसका हमारा जो एक्सचेंज रेट जो होती है, एक्सचेंज रेट से इसकी कमाई होती है। अनेक प्रकार के आरबीआई की कमाई है। जैसे आप सुनते होंगे अक्सर किसी का चेक बैलेंस हो जाता है, डिफॉल्ट हो जाओ, सभी से जो आरबीआई की कमाई हो कहीं से देगा। तो आरबीआई को कोई प्रॉफिट की जरूरत नहीं है।
मेंटेन ये अपने फंड से करेगी इसमें, और उसके बारे में आपको ये जानने की भी कोई अधिकार नहीं है, कोई एग्जाम में भी इसकी अधिकार नहीं देती है, ठीक है, क्योंकि वो पेरेंट बैंक है। और पेरेंट्स बैंक का होता है, पेरेंट्स कभी भी प्रॉफिट नहीं अपने बाल बच्चों से लेते हैं, ठीक है, वो किसी तरह चलाता है और उनके पास लिक्विडिटी होता है। लिक्विडिटी के फॉर्म में हमारे पास होती है फॉरेक्स, विदेशी मुद्रा, समझ आया। तो जो हमारा इंटरनेशनल मार्केट होता है जिसको हम लोग स्टॉक मार्केट भी बोलते हैं, तो स्टॉक मार्केट और कैपिटल मार्केट से जो हमारा आरबीआई की कमाई होती है उसे अपने मार्केट को स्टेबल करती है, या जो भी हमारे लॉस एंड प्रॉफिट होती है इसको स्टेबल करती है, ठीक है। तो लिखे हाँ सर, हाँ देती है, हाँ। आरबीआई किसी को दूसरे को नहीं देती है, आरबीआई आप गलत बोल रहे हैं। आरबीआई केवल सरकार को लोन देती है, आरबीआई केवल देश की बैंक को लोन देती है, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को लोन नहीं देती है। यू आर गलत। आप किसी बैंक से लोन ले सकते हैं, आरबीआई से नहीं ले। आपकी खाता आरबीआई में खुलती है तो कोई कंपनी कैसे आरबीआई से लेगा? आज तक सुने हैं कि मान लिया जो है आरबीआई से लोन लिया था, कौन बैंक से लेकर भागा था? क्लियर हुआ? अडानी के सुने हैं कि आरबीआई से लोन लिया है? पहले तो आपका स्टेटमेंट गलत हो गई, क्योंकि आरबीआई जो होता है सरकार का बैंक होता है, बैंकों का बैंक होता है। क्लियर हो गई? वो कोई व्यक्ति का बैंक नहीं होता है। आगे बोलिए। हाँ क्वेश्चन। आरबीआई तो पैसा तो सबको दे रहा है, आरबीआई है ना। वहां देखो प्राइवेट भी लिखे हैं। ओहो, भारत में जितने भी प्रकार के बैंक हो सभी को कंट्रोल कौन करता है? आरबीआई। चलो लिखेंगे फटाफट अब। क्या? अरे भैया सारे प्राइवेट बैंक, सारे प्राइवेट बैंक, कोई एगो नहीं। तू अब एक को नाम पूछोगे तो एक को थोड़े हम बताएंगे। प्राइवेट का मतलब सारे प्राइवेट बैंक होते हैं। ये तो नर्सरी के बच्चे की तरह कह रहे हो कि एक्सिस को देगा कि नहीं, कि आईसीआईसी को देगा। तो कोई उसका बाप है, कोई इसका बेटा है। प्राइवेट मतलब प्राइवेट सब होता है। लिखेंगे जल्दी से। आरबीआई के द्वारा बाजार को नियंत्रण करने हेतु अनेक प्रकार के परिणात्मक साख नियंत्रण किया जाता है। अनेक प्रकार के परिणात्मक, शुद्ध हिंदी हम वो खोज रहा हूं, परिणात्मक साख नियंत्रण किया जाता है। नंबर 1 लिखेंगे रेपो रेट। रेपो रेट, रेपो रेट लिखेंगे, जिसका अर्थ रे प्लस पो कर लीजिएगा, जिसका अर्थ री प्लस परचेज, जिसका अर्थ री प्लस परचेज यानी पुनः खरीद। री प्लस परचेज यानी पुनः खरीद होता है। इसमें प्रतिभूतियों को इस आश्वासन के साथ बेचा जाता है, इस आश्वासन के साथ बेचा जाता है कि विक्रेता एक निश्चित अवधि के लिए या एक निश्चित अवधि के बाद, विक्रेता एक निश्चित अवधि के बाद पुनः खरीद लेगा, पुनः खरीद लेगा। अर्थात जब देश के बैंक आरबीआई से, जब देश के बैंक आरबीआई से जिस दर पर अल्प समय के लिए लोन लेता है, यानी ऋण लेता है,
यह रेपो रेट कहलाता है, यह रेपो रेट कहलाता है। अगला लिखेंगे, यदि रेपो रेट के दर, यदि रेपो रेट के दर निम्न होगा तो बैंक्स ज्यादा से ज्यादा आरबीआई से ऋण ग्रहण करने की क्षमता रखेंगे, ऋण ग्रहण करने की क्षमता रखेंगे, जिससे बाजार में मुद्रा का उछाल होगा, मुद्रा का उछाल होगा, मुद्रा का उछाल होगा, और इसका नकारात्मक प्रभाव यह होगा कि, और इसका नकारात्मक प्रभाव यह होगा कि बाजार में मुद्रास्फीति की या मुद्रास्फीति जैसी चुनौती यानी इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति जैसी चुनौती बढ़ेंगे, मुद्रास्फीति जैसे चुनौती बढ़ेंगे। मतलब मुद्रास्फीति के लिए एक बहुत बड़ा कारण ये भी हो सकता है रेपो रेट का कम होना। क्लियर हो गया? यदि रेपो रेट निम्नतम है तो मुद्रास्फीति का कारण बन सकता है। इज इट ओके? अब आगे लिखेंगे रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। जब आरबीआई देश के अन्य बैंकों से देश के अन्य बैंकों से जिस दर पर ऋण लेगा, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा अल्प समय के लिए, वह रिवर्स रेपो कहलाएगा, वह रिवर्स रेपो कहलाएगा। हो गया? आगे लिखेंगे रिवर्स रेपो से बाजार की तरलता। जी सर, रिवर्स रेपो से बाजार की तरलता प्रबंधन के अंतर्गत कमी होगी, अर्थात बाजार से मुद्राओं का खिंचाव होगा, जिसके कारण डिफ्लेशन जैसी चुनौती हो सकते हैं। अगला पॉइंट, आरबीआई तरलता प्रबंधन के लिए या तरलता प्रबंधन के अंतर्गत, आरबीआई तरलता प्रबंधन के अंतर्गत, तरलता मतलब लिक्विडिटी है ना, के अंतर्गत रेपो तथा रिवर्स रेपो का प्रयोग करता है, रेपो तथा रिवर्स रेपो का प्रयोग करता है। रेपो तथा रिवर्स रेपो का प्रयोग करता है।
रेपो दर में कमी करने से, रेपो दर में कमी करने से वाणिज्यिक बैंकों को, यानी कॉमर्शियल बैंकों को, वाणिज्यिक बैंकों को अपनी प्रतिभूतियों पर कम ब्याज दर पर ऋण प्राप्त हो जाता है, ऋण प्राप्त हो जाता है। हो गया? थोड़ा सा फिर इसको समझिएगा और अच्छे से समझिए। देखिए ये तो पूरा फिगर समझ में आ गई है। देखो बाबू, अभी हम कितना परसेंट यहां पर रखे हैं रेपो रेट में? 2% रखे हैं ना। अच्छा ये बताओ कि यदि आरबीआई से सारे बैंक 2% पर लिए हैं लोन, तो क्या वो 10% पर लोन आम जनता को देगा? काहे का जनता लेगा? जनता इतना बुड़बक दिख रहा है, फिर बगल वाले कारोबारी से नहीं ले लेगा 4 रुपये सैकड़ पर, है ना? काहे के लेगा 6 रुपये सैकड़ पर? अब मान लो बाबू के आरबीआई जो है 2% के 1% कर दे, मान लिया जाए 1% कर दे, 2% किया तो लगभग सारे बैंकों ने आरबीआई से लोन ले लिया। यदि 1% करेगा तो छोटा से छोटा बैंक भी आरबीआई से ले लेगा, लेगा ना। यानी जितना रेपो रेट हमारा आरबीआई गिराएगा, ध्यान देना, जितना रेपो रेट आरबीआई नीचे करेगा उतना ही ज्यादा बैंकों को लोन लेने की क्षमता बढ़ेगी, इंटरेस्ट बढ़ेगी। क्लियर हो गई? तो यदि आरबीआई रेपो रेट को गिराती है तो यह आरबीआई जब बाजार में देखता है कि बाजार में पैसा ही नहीं है, अब समझ आ गई, बाजार में पैसा का संकुचन चल रहा है, संकुचन समझ आती है ना, लैकनेस, तो ऐसे परिस्थिति में आरबीआई क्या करता है? रेपो रेट को गिरा देता है। और जब आरबीआई को लगता है कि अरे बाबा बाजार में खाली पैसा ही पैसा है, वस्तु का कोई इज्जत ही नहीं है, 2 रुपया का सामान यहाँ 10 रुपए में बिकने लगे क्योंकि हर जनता के पास पैसा है। क्लियर हो गई? तो फिर क्या करेगा आरबीआई? तुरंत इसको करेगा। हो सकता है कि रेपो रेट को ही बढ़ा दे, हो सकता है रेपो रेट को ही बढ़ा दे, तो बढ़ा देगा तो फिर सारे बैंक लोन लेंगे, लोन लेंगे। क्या आम जनता फिर बैंक से लोन लेंगे? ये भी तो कारण हो सकता है ना, ये भी तो कारण हो सकता है। तो हम कह सकते हैं कि समय समय पर आरबीआई जो है रेपो और रिवर्स रेपो में भिन्न भिन्न प्रकार के बदलाव करके बाजार मार्केट मैकेनिज्म जो होता है इसे क्या करता है? नियंत्रण करता है। हो सकता है कि यदि आरबीआई चाहता है कि बाजार में ज्यादा पैसा सर्कुलेट न हो तो क्या करेगा? रेपो रेट को बढ़ा देगा। और जैसे रेपो रेट को बढ़ाया बैंक इसे लोन अब लेना बंद कर देंगे, कम लेंगे। तो जब ये कम लेंगे तो इनके पास फंड भी तो कम है, फंड कम है ना, तो जब फंड कम है तो क्या लोन ज्यादा देंगे? दोनों कारण बने ना। क्या बाजार को हम नियंत्रण कर लिया? तो इस तरह से प्रत्येक 3 से 4 महीना पे हमारा आरबीआई इस तरह से खेलती है और जिम्मेवार होती है देश के प्रधानमंत्री। ठीक है, यदि महंगा सामान हो गया तो उसके लिए गाली सुनते हैं देश के प्रधानमंत्री, लेकिन रियल में काम कौन कर रहा है? आरबीआई। अब यहाँ पर 2-3 हम लोगों ने टर्म देखा, फिर हम आगे करेंगे। दोनों हो गई है। हाँ बाबू, ये मॉनेटरी, हाँ, इसके लिए हमारे पास मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होता है, सुने हैं? तो एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इसका निर्णय लेती है, वो भी हम बात करेंगे, हड़बड़ाओ नहीं। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो होता है वो बाजार को स्टडी करता है कि क्या हमारा मार्केट चला। याद रखेंगे एक चीज, ध्यान दीजिएगा, हम लोग जो इन्फ्लेशन कहते हैं इसको, इन्फ्लेशन को अभी इतने शॉर्ट में मत समझिएगा। इन्फ्लेशन का होता है मुद्रास्फीति। अब ऐसा नहीं कि कल हम बिस्किट को खरीदे या पिछले साल बिस्किट हम पार्ले जी खरीदे तो मान लिया 2 रुपया में, अब आज वो पार्ले जी 3 रुपया का हो गया, तुम कह देंगे नहीं तो महंगाई हो गया ना। सबसे पहले देखो हमारा जो बेसिक नीड होता है बाबू, बेसिक नीड समझ में आती है? और बेसिक नहीं समझ तो डेली यूज तो समझ में आता है ना। तो जो हमारा डेली यूज के सामान है, डेली यूज का सामान क्या है? मान लिया जाए मिल्क है, दूध है, कोई दिक्कत? मिल्क है, ब्रेड है, चलो भाई तुम्हारा चाय को हम नहीं छोड़ सकते, वो बेचारा का चाय और चीनी भी है, टी+ शुगर कर देते हैं, बड़ा प्रेम करता है बच्चा। ठीक है, तो चाय और चीनी हो गया। उसके बाद हम कह सकते हैं कि पल्स दाल भी है ना, वेजिटेबल्स है। क्लियर हो गई? तो इतने सारे हमारे पास जो है मोटा मोटी देखा जाए तो एक व्यक्ति को जीने के लिए पर डे कम से कम इतना चीज चाहिए। क्लियर हो गई? इसी को हमने क्या किया, इकोनॉमिक्स में हम इसके लिए एक बास्केट तैयार किया। क्या तैयार किया? एक बास्केट। अच्छा दिख रहा है ना, दिस इज कॉल्ड बास्केट। अब हम क्या किया कि मिल्क को भी एकरा में डाल दिया। जैसे आप लोग जाते हैं शॉपिंग करने PNN मॉल में, एगो मिल जाता है बास्केट टाइप के, हाँ ट्रॉली,
हमरा बोले नहीं आता, का करें, क्योंकि हम भाई कभी गए नहीं नए बाजार करे, ठीक है। अब जैसे हुआ तो इसमें आपने मिल्क डाल लो, इसमें आप ए डाल लो, ब्रेड डाल लो, सब डाल लो। अब पता लगा कि 2011 में गया था, तो जो बास्केट है ना, ये 2012 में बास्केट जो थी ये 100 रुपया में मिल रहा था। क्या रुपया का मिल रहा था ये बास्केट? अब बास्केट मतलब पूरा सामान डेली यूज का। अब हम गए, अभी ये 2011 की बात था, पिछले साल मान लिया 2022 में गए, तो यही जो था हमारा बास्केट, इसका बाजार में बताया कि भाई साहब 120 रुपया में आपको मिलेगा। समझ आया? तो अब मायने सी बात, पहले कितना के मिल रहा था, अब कितना के मिल रहा है? क्या एक वस्तु के दाम बढ़े? तो इसलिए इन्फ्लेशन को यह भी समझना, केवल एक वस्तु के दाम बढ़ने से इन्फ्लेशन नहीं बढ़ती है। डेली यूज के जितने भी चीजें होती हैं वे सभी में यदि किसी प्रकार का रेट ऑफ इंटरेस्ट या रेट ऑफ उसका जो रेट होता है वो यदि सरप्लस होता है या राइज होता है, उसमें बढ़ोतरी होता है, तब हम कह सकते हैं कि हमारा इन्फ्लेशन हो रहा है। क्लियर हो गई? तो अब कितना बढ़ा? 100 120 यानी 20/100 इंटू 100 इक्वल टू क्या कर सकते हैं? 20 × 100 5 20 × 100 यानी कितना बढ़ा? यानी हम कह सकते हैं कि 10 साल में हमारा इन्फ्लेशन कै % बढ़ गया? क्लियर हो गई? यानी 20% हमारा महंगाई बढ़ गया। जो सामान हमें 100 रुपया में मिल रहा था, अब कितना के मिल रहा है? क्या सामान चेंज हुआ है कि सामान वही है? और इसके लिए बेस्ट एग्जाम्पल, पार्ले जी याद है? कितने लोग पार्ले जी खाए हो? अब हम तो खोले नहीं है साहब, लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं कि पहले इतना मोटा आता था, अब भी 3 रुपया में देता है, बस खाली पतला कर दिया है। ठीक है, तो क्वालिटी को कम नहीं किया है, क्वांटिटी को कम कर दिया है। क्लियर हो गई? तो पहले हमको याद था कि खाने के बाद आदमी को प्यास बुझ जाती थी, अब तो खैर प्यास भी नहीं बुझेगा। क्लियर हो गई? तो इसको कहते हैं महंगाई। तो हर चीजों में जो हमारी बास्केट है, इस बास्केट के आधार पर हमने समझाया। तो अब क्या होगा? हाँ बोलो। तुम्हारा भी महंगाई होगा? कहाँ थे? दुनिया से पीछे ही लड़का रह गया। देखो बाबू, जहाँ समझ देखो, लेकिन किंतु परंतु नहीं, इकोनॉमिक्स है, डेटा पे बात करती है। ठीक है, ये कोई पॉलिटी नहीं है कि लेकिन किंतु परंतु से भरा है। 100 को भी मर्डर करोगे तो 3 महीने में बेल हो जाएगा। समझ आया? ये है हमारा इकोनॉमिक्स, और इकोनॉमिक्स डेटा पे बात करती है, नोट लेकिन किंतु परंतु। अब आगे बोलो। तो क्या करे? तू उतना ही गड़बड़ बोल ही रहे हो। अरे यहाँ क्या कहा? यदि यहाँ पर ये महंगा हुआ, रेपो रेट हमने बढ़ाया, तो ये मैंने से ये महंगा दिया, इसको लोन महंगा दिया ना, तो क्या ये हमको सस्ता देगा? सुतल रहते हो क्या? तो ये तो 3 में, हाँ हमेशा बढ़ता है। आह राम, तू मान तो वही आपका रहेगा, उसके लिए मत रो। हाँ वही रहेगा। अच्छा वही पूछ रहे हो, तो तनिक क्वेश्चन को साफ करो ना। हम मैंने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जब समझ रहे हो क्या कि तुम्हारा हम फीलिंग समझेंगे? बोलता है फीलिंग नहीं समझ रहे हैं। हम इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं, इसमें कोई फीलिंग नहीं चलता है। फीलिंग होता तो फिर आजाद देश का हम नागरिक थोड़े होते। इकोनॉमिक्स में कोई फीलिंग नहीं। ठीक है, सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी में फीलिंग चलेगा। अब हम पॉलिटी भी पढ़ाते, वहां भी कोई फीलिंग नहीं, सीधे कानून की बात होती है। हाँ तो जाना, बैंक मैनेजर बन जाना, फीलिंग में दे देना लोन, और परसों चल जाना जेल। चलो आ जाओ, इधर आ जाओ। तो देखो साहब क्या है, तो इन्फ्लेशन का मतलब क्या हुई? हमने क्या देखा इन्फ्लेशन में कि जब हमारा डिमांड जो होता है, क्या होता है? डिमांड, वो क्या होता है? बढ़ रहा है। और जो हमारी सप्लाई चेन है, ये सप्लाई चेन क्या है? डाउन होते जा रहा है। तो मायने सी बात है कि यहाँ पर रेट जो होगी या किसी भी चीज़ों का प्राइस जो होगा, वो प्राइस क्या हो जाएगा? हाइक हो जाएगा ना। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशन बोलते हैं। मैंने क्लियर हो गई? तो इसमें हम एक वस्तु की बात नहीं किया, बल्कि हमने क्या किया? एक बास्केट की बात कर रहा हूँ, जो हमें पर डे यूज की चीजें हैं। क्लियर हो गया?
अब होता है ठीक इसका उल्टा, हम लोग बात करेंगे। ऐसे समझा रहा हूँ क्योंकि अभी इन्फ्लेशन में टॉपिक नहीं पढ़ा रहा हूँ, बस समझा रहा हूँ क्या हो रहा है। ठीक उसी प्रकार आप डिफ्लेशन की बात कीजिएगा, तो डिफ्लेशन में क्या होता है साहब, इसमें भी वही हो सकता है कि जितने भी आप उसका वाइस वर्सा कर लो। तो मान लिया जाए कि 2021 में या 2011 में किसी भी सामान या जो बास्केट थी आपकी, ठीक है, या कोई सामान को आप ले लीजिए, मान लीजिए कॉपी को ही हम ले लेते हैं क्लासमेट वाला, कोई दिक्कत, क्लासमेट का एक कॉपी ले लो दादा, और इसको आपने मान लिया जाए कि पिछले बार आपने लिया था 100 रुपया में, ठीक है, अभी यदि आप 2022 या 23 में जाते हो तो यही कॉपी मान लिया जाए आपको बाजार में 80 रुपया में मिलता है। कितना में मिलता है? 80 रुपया में। वस्तु सेम है ना, वस्तु सेम है ना, लेकिन क्या प्राइस सेम है? यानी 100 रुपया का सामान अब कितना में मिल जा रहा है? 80 रुपया, यानी हमारा 20 रुपया का क्या हो रही है? सेविंग हो रही है, यानी बचत हो रही है। तो अब यहाँ पर ऐसा क्यों हुआ होगा, काहे हुआ होगा? 2-3 कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि जो हमारी डिमांड थी, ये डिमांड हमारा क्या होगा? गिर गया होगा। हो सकता है कि हमारा प्रोडक्शन जो होगी वो प्रोडक्शन बढ़ गया होगा। हो सकता है प्रोडक्शन तो किए लेकिन इसकी क्वालिटी जो होगी वो एकदम चाइना क्वालिटी रहा होगा, है ना, यानी इन्फीरियर रहा होगा, क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं रही होगी, जिसके कारण आम जनता जो थे इसके डिमांड क्या कर दिए? गिरा दिए। क्लियर हो गई? तो जब किसी भी चीजों का डिमांड गिर जाता है और सप्लाई बढ़ जाता है तो यह हमारा किसका कारण बन जाता है? कोई दिक्कत? अब हमारा एक होता है इसी में पार्ट स्टैगफ्लेशन, नाम सुने होंगे, स्टैगफ्लेशन होता है। तो स्टैगफ्लेशन से ही अभी हमारा देश जो है गुजर रहा है। अब अभी तो आप देख रहे हैं कि सिलिकॉन वैली बैंक भी डूब गया है, इसका भी प्रभाव भारत पे पड़ेगा, क्योंकि भारत तो अभी 5 ट्रिलियन के पीछा कर रहा है, तो इसका भारत पे भी प्रभाव पड़ेगा, दुनिया की इकोनॉमी पे भी पड़ेगा। और वो एकमात्र वहाँ के बैंक मैनेजर की गलतियाँ से ऐसे हुई है। आप लोग पढ़ लीजिएगा, सिलिकॉन वाले जो अभी बैंक डूबा है, मात्र वहाँ के मैनेजर के कारण ये सभी स्थितियाँ पैदा हो चुकी है। इसमें क्या होता है कि आपका जो इन्फ्लेशन है, क्या है? इन्फ्लेशन जो है वो दिन प्रतिदिन तो बढ़ रहे हैं साहब, साथ ही साथ कह सकते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है आपके यहाँ, ठीक है, बेरोजगारी जिसको हम बोलते हैं, वो भी उसी रेशियो से मान लिया जा बढ़ते जा रहा है। तो यह कारण किसका कहलाएगा? क्लियर हो गई? तो इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन और स्टैगफ्लेशन। तो अभी यदि देश की बात करते हैं, इंडिया की बात करते हैं, तो किसका कारण बन रहा है? स्टैगफ्लेशन का कारण बन रहा है। क्लियर हो गया? तो अभी हम लोग रेपो पढ़ लिए और रिवर्स रेपो पढ़ लिए, 2 पढ़ लिए। तीसरा हम क्या पढ़ेंगे? हम CRR पढ़ते हैं। CR मत बोलो, हाँ हमें लगा CR बोल दिया, ठीक है। तो अगला टॉपिक हमारा है CRR। फुल फॉर्म क्या होगा? कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है। देखो भैया, इसका नाम से ही आप समझ गए होंगे ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि कैश जो है आपका, उसको आप रिजर्व रखो, यही ना बोल रहा है, कैश को आपको रिजर्व रखना है। क्लियर हो गई? इसमें क्या होता है, जितने भी हमारे पास सीबीज हैं, सीबीज मतलब कॉमर्शियल बैंक, क्लियर हो गई, ये सभी कॉमर्शियल बैंक का जो अपना पेड अप कैपिटल होता है, पेड अप कैपिटल जो होता है, इनका पेड अप कैपिटल का मिनिमम 3 से लेकर के मैक्सिमम 15%, सबसे कम कितना है? 3 पर। जैसे मान लिया जाए आप कमा रहे हो ना, तो आपको फ्यूचर के लिए आप फ्यूचर प्लान तो कुछ करते हैं ना। चलो भैया 100 रुपया पर डे कमा रहे, तो क्या 100 रुपया पर डे उड़ा देते हो, या 10 रुपया 20 रुपया कम से कम कल के लिए बचा के रखते हैं। ठीक उसी प्रकार यदि कोई हम बैंक की बात करते हैं तो RBI कहता है कि भाई साहब, जो भी आपकी अर्निंग है, जो भी आपका पेड अप कैपिटल है, उसका कुछ प्रतिशत आप फ्यूचर के लिए बचा करके रखिए, जिससे कि फ्यूचर में यदि किसी भी प्रकार का कोरोना ऐसा यदि महामारी आ जाए तो आपको कम से कम वो आपको सेविंग करेगा या आपको जान बचा सकता है, तथा मार्केट में आपकी इस पहचान को बरकरार रखेगा। अब क्लियर हो गया? तो ये कहता है कि जो भी है तो रखना क्या है, केवल आपको क्या रखने की बात कर रही है? कैश, और कुछ नहीं कर रहा है। जो आपका पेड अप कैपिटल है उसका कुछ आपको कैश फॉर्म में आपको रखना होगा। कहाँ रखना होगा? तो कम से कम मिनिमम जो है हमारे पास 3% और मैक्सिमम कितना है? 15%। और ये जो आपको रिजर्व रखना है RBI के पास रखना है। कहाँ रखना है? RBI, यानी भारत में भारत सरकार का, बिहार सरकार का, यूपी सरकार का अकाउंट कहाँ होगा? RBI के यहाँ। क्लियर हो गई?
और बैंकों का अकाउंट कहाँ होगा? आरबीआई। यानी भारत में जितने भी बैंक हैं उनका भी अपना एक अकाउंट है, क्लियर है ना, और वो अकाउंट कहाँ है? आरबीआई के यहाँ। तो अब क्या होता है कि कहता है कि जो भी बैंक्स हैं, आपका जो भी पैसा है, जो भी आपके पास अर्निंग है, उस अर्निंग का कम से कम 3 से 15% आप, मिनिमम 3 है मैक्सिमम 15 है, इतना कम से कम आप सेविंग कर लीजिए, रिजर्व रख लीजिए, और रखना है आपको आरबीआई के पास। क्लियर हो गई? अब होता है एक हमारा एसएलआर। क्या होगा? एसएलआर। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी। यहां पर भी नाम से समझ में आ गई होगी, लिक्विडिटी रेशियो। क्लियर हो गया? अब इन्होंने क्या कहा? अब होती है कि आपके पास जितने भी खास तौर पे सीबीज हैं, कॉमर्शियल बैंक्स हैं, ये सारे कॉमर्शियल बैंक्स को इन्होंने कहा कि आप कुछ रिजर्व रखो, आप अपने कुछ पार्ट को रिजर्व रखो। रिजर्व कितना रखना है बाबू? इसमें रिजर्व की बात करता है कि आपको रिजर्व जो रखना होगा वो 25 से लेकर के लगभग 40% के बीच रखना होगा। समझ में आ गई? जो कुल आपकी आय है या कुल आपकी जो कह सकते पेड अप कैपिटल है, उसका कम से कम यानी मिनिमम की हम बात करें तो 25% और मैक्सिमम की बात करें तो कितना? 40% आपको रिजर्व रखना होगा। और ये आरबीआई क्या नहीं, अपने पास आउन। समझ में आया? अपने पास। लेकिन इसका जो फॉर्म होगा, यह फॉर्म होगा हमारा लिक्विड का फॉर्म। किसका फॉर्म होगा? लिक्विड का। लिक्विड में क्या हो सकते हैं? डॉलर हो सकते हैं, पौंड हो सकते हैं, या कुछ न समझ आया तो कह सकते हैं फॉरेक्स कहिएगा, विदेशी मुद्रा कहिएगा। तो या तो विदेशी मुद्रा में रखिए, क्यों बता रहा हूं, आप गोल्ड में रखिए। आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है? इसके पीछे कारण है कि सभी जो है एक हार्ड करेंसी का फॉर्म है। किसका है? हार्ड करेंसी का फॉर्म है। कभी भी किसी भी समय यदि आपको लगता है कि आप दिवालिया के कगार पर हैं, आपका अस्मिता बर्बाद होते जा रहा है, मार्केट्स आप कवड़ रहे हैं, वैसे परिस्थिति में साहब आप अपनी लिक्विडिटी को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेच सकते हैं। मान लिया जाए कि आज आपने सोना के एगो चैन लिया या अंगूठी लिया, मोटा मोटी ले लो कि 10,000 में आपने लिया, अगले साल आपको बेचना होगा, क्या 10,000 मिलेगा? क्या मिलेगा? जब भी मिलेगा तो ज़्यादा ही मिलेगा कि कम मिलेगा? मान लिया जी आज आपके पास आज से 2 साल पहले डॉलर था, आज से 2 साल पहले 1 साल पहले डॉलर का क्या वैल्यू थी? 60 रुपया 62 रुपया। आज बात कितना हो गया है? 82 से 84 रुपया हो गया ना जी। तो मायनी सी बात है, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर? हम देख रहे हैं कि ये सारे हार्ड करेंसी। हार्ड करेंसी का मतलब हुआ कि जो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में गया और जाने का ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू देने को वो एक्सपेक्ट या ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू देने को इच्छा रखता है, उसके पास कैपेबिलिटी होती है, वो हमारा होता है क्या? हार्ड करेंसी। क्लियर हो गई? और जो हमेशा आपको कम, जैसे भारत के 100 रुपया नेपाल में कितना हो जाएगा? 125 रुपया। क्लियर हो गया? तो बताओ हमारी इंडियन करेंसी नेपाल में हार्ड हुआ या सॉफ्ट? और यदि नेपाल की करेंसी भारत में आ जाए तो? अच्छा, भारत में मान लिया जाए जापान की करेंसी और इंडिया की करेंसी की तुलना करें तो? सही बोल रहे हैं। अच्छा, जापान की करेंसी हमसे स्ट्रोंग है या हमारा स्ट्रोंग है? एकदम यू आर महा गलत। ठीक है, नेट उट खोल के देखिए, जापान के करेंसी हमारे सामने टिक नहीं पाता है। खोल के देखिए, नेट पे डालिए, 1 रुपया बराबर कै गो जापान के पैसा, देखिए लीजिए, वीक है। आप सोच के ये मारे होंगे कि जापान डेवलप्ड है, मतलब वो कर पैसा हमारा से स्ट्रोंग होगा, है ना? आप यही सोच के आंसर मारे थे ना? हाँ, क्या सोच के मारे थे? तो देखो ना, जानकारी देने के लिए तो हम बोले कि थोड़ा देख लो, 2 मिनट देख लो थोड़ा सा, हम देखने के लिए से स्ट्रोंग। कितना हम लोग गलत सोच लेते हैं थोड़ा थोड़ा बातों में। पैसा ज़्यादा मिलता है, इंडियन वैल्यू में देता है, हमारे ऐसे कुछ ट्रिटी हैं। आप चाहें तो जापानी मुद्रा भी ले सकते हैं। जापान की मुद्रा को क्या कहते हैं? येन, और चीन वाला के युआन। ठीक है, इसलिए ध्यान दीजिएगा, दोनों एक ही तरह लगता है, येन एंड युआन। उसको भी देख लीजिए, हमरा से क्या पूछ रहे हैं? खाली गूगल पे फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट ढूंढिएगा, सब छुपा रुस्तम है, सब हमें बुझाता है। उतना हम पढ़े थे बाबू, जिस रास्ता पे हो ना वहाँ का ट्रैफिक पुलिस रह चुके हैं। हाँ सर, क्या बोलो? हाँ रुकिए ना, हाँ क्यों नहीं रखेंगे?
क्योंकि युआन का जो है अभी अंतर्राष्ट्रीय पहचान ही नहीं मिल पाई है, तो कहाँ से हम लिखवाएं। जैसे वो करता है ना, लेकिन बात होती है कि अंतर्राष्ट्रीय पहचान का। जैसे 1949 में जब चीन की आज़ादी हुई, उसकी कोई पहचान थी? उसकी पहचान कौन दिया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, क्योंकि विश्व ने उसको कहा, मानवे नहीं किया कि यू आर देश। जैसे राहुल गांधी जी जाकर कैम्ब्रिज में बोले थे भारत देश नहीं है, ठीक है। उसी तरह 1949 में चीन जब आज़ाद हुआ तो पूरा विश्व ने कहा कि तू देश नहीं है, लेकिन हमारे नेहरू जी अब क्या थे हमें नहीं पता, ठीक है। इन्होंने कहा कि मैं चीन को एक देश के रूप में सबसे पहले समर्थन करता हूं। अब समझ आया? तो ये प्रॉब्लम ऐसा ही है, मान्यता मिलना चाहिए। आगे बढ़ जाएं, लेकिन तुम बड़ी पीछे सोचते हो, आगे भविष्य में आगे देखें, पीछे घूम के भी नहीं देखना चाहिए कि पीछे क्या हुआ। आगे बढ़ जाऊं तो रेपो रेट, रिवर्स रेपो समझ में आ गया। अभी एक और पहले समझेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे। पहले अब समझा देता हूं फिर हम कलम दौड़ाऊंगा। एक होता है बैंक रेट, अभी तक इसकी हम चर्चा नहीं की है ना। एक होता है बैंक रेट। देखो भैया, बैंक रेट जो होता है इसमें भी जो होता है हमारा आरबीआई जो होता है, ये हमारा जितने भी देश का सीबीज होते हैं ये सभी को ये भी लोन देता है। लग रहा होगा रेपो रेट वाला बात, लग रहा है ना। इसमें भी जो होता है हमारा आरबीआई जो होती है लोन ही देती है, किसको? भारत के सारे बैंकों को। क्लियर हो गया? लेकिन बात होता है दोनों में अंतर क्या है कि यह होता है मिनिमम इंटरेस्ट, मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर लॉन्ग टाइम, फॉर लॉन्ग टाइम या लॉन्ग टर्म। अब समझ में आ गई? और वहां पर क्या था? शॉर्ट टर्म थी। क्लियर हो गया? तो दोनों में ये ध्यान देना होगा कि बैंक रेट और रिवर्स रेट में क्या अंतर है, रेपो रेट में क्या अंतर है। इजी ओके? तो चलिए फटाफट लिखते हैं, बैंक से शुरू करते हैं, बैंक रेट से। हाँ बाबू, अच्छा लिख लेते हो। चले सीआर का फुल फॉर्म लिखेंगे, कैश रिजर्व रेशियो हो गया, कैश रिजर्व रेशियो लिखेंगे। रिजर्व बैंक अधिनियम के अनुसार, रिजर्व बैंक अधिनियम के अनुसार अनुसूचित बैंकों को, याद है सब, अनुसूचित बैंकों को अपनी कुल जमा राशि का, अपनी कुल जमा राशि का, इसी पे फोकस करनी है, अपनी कुल जमा राशि का निम्नतम 3%, निम्नतम 3% तथा मैक्सिमम का हिंदी क्या होगा? उच्चतम, उच्चतम 15%, उच्चतम 15% राशि रिजर्व बैंक के पास जमा करना अनिवार्य है। रिजर्व बैंक के पास जमा करना अनिवार्य है, जमा करना अनिवार्य है। हो गया? बोलो भैया। अब आगे लिखेंगे क्या है? एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। इसका हिंदी शुद्ध क्या होता है हम ढूंढना पड़ता है। हाँ, सांविधिक तरलता अनुपात है ना, शुद्ध हिंदी ये होता है। लिखेंगे इसमें व्यापारिक बैंकों को अपनी जमा का कुछ हिस्सा या कुछ भाग, अपनी जमा का कुछ भाग अर्थात ब्रैकेट में लिख लीजिएगा 25% से लेकर के 40%, 40 से नीचे नहीं किया है। करोड़ में देखो भाई, वो तो नहीं है कम किया था, अब आप बोल रहे हैं तो हमको देखना पड़ेगा, लेकिन जहाँ तक हम समझते हैं कि नहीं कम किया है, तो एकरा में कोई फेरबदल है, क्योंकि जैसे फेरबदल करने के लिए भी हमारा वित्त मंत्रालय को इन्वॉल्व होना पड़ता है। ठीक है, तो इतनी आसान चीज़ें हैं नहीं, बोलना खैर आसान है। आगे बढ़ें।
तो मिनिमम 25% और मैक्सिमम 40% हो गया। अपने पास लिख लेते क्या, अपने पास सोना, विदेशी मुद्रा, सोना, विदेशी मुद्रा या स्वीकृत एक्सेप्टेड प्रतिभूतियों में सिक्योरिटीज, प्रतिभूतियों में रखना अनिवार्य है, प्रतिभूतियों में रखना अनिवार्य है। हाँ सर, बेचो, क्या दिक्कत है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचो। हाँ, क्योंकि अभी जांच तो बताया कि कहाँ पैसा ज़्यादा मिलेगा। आगे लिखेंगे इसी में, यह राशि नकद आरक्षित अनुपात के अंतर्गत, यह राशि नगद आरक्षित अनुपात के अंतर्गत रखी गई नगद राशि के अतिरिक्त होता है। अरे सियारा रखे थे ना, उसको अतिरिक्त नहीं है, एडिशनल, अंग्रेजी से एडिशनल के अतिरिक्त होता है, जो तरलता के रूप में होती है। आरबीआई के द्वारा एसएलआर में वृद्धि की जाती है, तो बैंकों की साख में कमी आने लगती है। यदि बढ़ाएगा कि इतना परसेंट आओ करो, तो माइनस के बाद जो आपके पास पैसा हुआ वो घटेगा ना, साख में कमी आने लगती है। क्रेडिट, साख में कमी, इकोनॉमिक्स में सारा विषय हिंदी में पढ़ लो, लेकिन इकोनॉमिक्स बहुत आसान नहीं है। साख में कमी आने लगती है, तथा जब आरबीआई द्वारा एसएलआर में कमी की जाती है, तो एसएलआर में कमी की जाती है तो बैंकों की साख में वृद्धि होती है, बैंकों के साख में वृद्धि होती है। हो गया, अब आगे बढ़ जाएं। अब क्या था हमारा, बैंक दर, बैंक दर, बैंक रेट, बैंक दर लिखेंगे। सामान्यतः देश में मुद्रा प्रसार, देश में मुद्रा प्रसार, मुद्रा प्रसार मतलब करेंसी सर्कुलेशन, मुद्रा प्रसार यानी मनी सर्कुलेशन। मुद्रा प्रसार की स्थिति पर नियंत्रण हेतु बैंक दर में वृद्धि की जाती है, और मुद्रा संकुचन की स्थिति में, मुद्रा संकुचन की स्थिति में बैंक दर में कमी की जाती है। कमी की जाती है। बैंक दर वह दर है, बैंक दर वह दर है जिस पर केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों को
केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों को लंबे अवधि के लिए निम्नतम दर पर ऋण उपलब्ध कराते हैं। लंबे अवधि के लिए ऋण उपलब्ध कराते हैं। हो गया? यहां तक किन्हीं को कोई दिक्कत? अभी 2-3 और इसमें सीखना है। एक होता है हमारा MSF। MSF क्लियर हो गई? इसका फुल फॉर्म होता है मार्जिनल स्टैंडर्ड फैसिलिटी। क्लियर हो गई? ये क्या होता है इसको देखते हैं। देखो इसमें बड़ा मजेदार वर्ड से मीनिंग निकाल सकते हैं। कहता है कि स्टैंडर्ड मार्जिन आपसे करेंगे और इसके लिए आप पटना के हथुआ मार्केट में मार्जिन जाकर के कभी देख लीजिएगा। यदि आप खासतौर पे वहाँ पर तो महिलाओं की भीड़ होती है ना, तो वहाँ पर देखिएगा, वहाँ बेचने वाले जो होते हैं, शॉपकीपर लोग जो होते हैं, सेलर जो होते हैं, यदि गलती से आप कोई सामान लेने जाइए तो एक महिला को 200-200 300 भी सामान कपड़ा दिखा देगा। फिर भी यदि वो कहे कि हमको नहीं पसंद है तो कहेगा रुकिए ना मैम 5 मिनट और दिखाते हैं, आसपास से ला करके दे देता है ना। और वो थोड़ा भी जो है न तो गुस्सा करता है, एकदम नॉर्मल होकर दिखाता है और लास्ट में 300 रुपया का सामान वो 1300 में दे देता है। बोलेगा कि मैम इसका दाम जो है 2300 रुपया है, या हो सकता है कि 300 का सामान 1300 रुपया कहा, कहेगा कि आप बहुत अच्छे ग्राहक हैं, जाइए आपको 200 रुपया कम दे, जाइए 1100 में ले जाइए। मैम भी बेचारी खुश लेके आ जाते हैं। ठीक है? ठीक उसी प्रकार हमारा बैंक भी मार्जिन करता है, मार्जिन में भी हाई लेवल का मार्जिन करता है। क्या करेगा देखो, समझना भैया कहानी इसका। जैसे मान लिया जाए, इमेजिन कर लेते हैं कि यह कोई छोटा बैंक लेते हैं, इसका नाम है OBC, नाम सुने हैं, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। ठीक है? मान लिया जाए ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में यह व्यक्ति को आप देख लीजिएगा, इस व्यक्ति को नाम है अनमोल। कितना अच्छा नाम है ना, अनमोल रतन। ये बंदा जो है भैया, इनकी पैसा जो है OBC में इन्होंने मान लेते हैं कि 40 लाख रुपया रखा है। ठीक है? कुछ कारण बस हमारा बैंकिंग का काम नॉर्मली देखा जाए तो 4 बजे शाम के बाद ये नहीं करता है, नॉर्मल देखा जाए तो, है ना। लगभग 3:30 बजे अनमोल जाते हैं, 3 या 3:30 में कह सकते हैं। इन्होंने गए बैंक में और कहा कि भाई साहब ऐसा है कि हमें अभी तुरंत 35 लाख रुपया विथड्रॉ करना है। कितना करना है? 35 लाख हमें विथड्रॉ करना है। क्लियर हो गई? अब जैसे इन्होंने 35 लाख विथड्रॉवल भेजा, तभी सीजन तो लगन उगन का है, अभी होली बीता हुआ है, तो मायने से ज़्यादा बैंक में डिपॉजिट तो आए नहीं है ना बाबू, पैसा तो आए नहीं है, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा विथड्रॉ हुआ है, ये ना हुआ है। अब बैंक के पास कहीं न कहीं हम कह सकते हैं कि फंड का क्राइसिस अभी चल रहा है ना। जैसे ही आपने अप्लाई किया, आपका अकाउंट देखा कि अरे भैया 40 लाख है, 35 लाख रुपया मांग रहा है, तो न तो नहीं कर सकता बैंक। अब ये क्या करेगा कि OBC में जहाँ पर आपने अप्लाई किया, तो मायने सी बातें कौन होंगे, कैशियर होंगे। एक कैशियर तुरंत दौड़ते जाएगा और मैनेजर से मिलेगा कि सर जी एक बंदे हैं जिनका 40 लाख रुपया अकाउंट में यहाँ पैसा है और वो 35 लाख रुपया भी मांग रहे हैं, इज इट ओके। तो मैनेजर ने तुरंत पूछा कैशियर से कि कितना है उनके पास, तुम्हारे पास अभी वर्तमान में कितना है खाता में या बैंक में। तो इन्होंने कहा कितना होगा, जोड़ घटाओ गुना पूरा भी करेंगे तो लगभग 1-1.5 लाख रुपया होगा। क्लियर हो गई? देना कितना है हमें? 35 लाख। अब पूरा जोड़ घटाव कर रहे हैं तो हार्डली 2 लाख पे जा रहे हैं, अभी भी 33 लाख बच गया। क्या होगा? अब बैंक मैनेजर आपके साथ इमोशनली जुड़ेगा। आगे ना देखो इमोशनली अब कैसे जुड़ेगा। बैंक का मतलब इकोनॉमिक्स मतलब इमोशनली जुड़ने का मतलब प्रॉफिट। देखो कैसे प्रॉफिट ले लेगा आपसे, जो अभी हमने आपको एग्जांपल दिया कि पटना के खेतान मार्केट में होता है, इमोशनली जुड़ता है। और 300 का सामान कितना में दे दिया? 1300 में। देखो हम इमोशनली जुड़ना शुरू करेंगे अब यहाँ पर, ये भी जुड़ा है। अब इन्होंने जुड़ा तो क्या किया,
कहा कि अरे अनमोल सर, आप बहुत दिन के बाद आए हैं, आप तो हमारे ब्रांच के सबसे क्या हैं, विश्वसनीय ग्राहक हैं, आइए आइए आइए, चाय लेंगे या कॉफी। अब बउआ कॉफी पे रूस गेलो, इसको कॉफी मिल गया, बगल में तुरंत इनको न्यूज़पेपर भी दे दिया, सर न्यूज़पेपर देखिए, जल्दी काम कीजिए, हमको निकलना है। तो अच्छा ठीक है सर, आप ही का काम हो रहा है। मैनेजर साहब हो रहे हैं, सर आप ही का काम हो रहा है, चाय लीजिए, कॉफी लीजिए, और पेपर थोड़ा देखिए, हो रहा है आपका काम। उसके बाद आता है कि सर बहुत अच्छी बात है कि आज आप एक विश्वसनीय ग्राहक आ गए हैं, और आज बहुत खुशी की बात है कि इस ब्रांच का हो सकता है कि नहीं इस्टेब्लिश डे होगा, ठीक है, या हो सकता है कि सर आज बहुत अच्छी बात है कि आज हमारा बर्थडे है। ऐसा है कि आप आ ही गए हैं, विश्वसनीय ग्राहक है ही हैं, केक काट दिया जाए। अब सब अपना पॉकेट से पैसा बेचारा लगा रहा है, क्या करे, इज्जत बचाना है। करते करते हो सकता है कि आपका 4 बजा दिया, 4:30 बजा दिया। उसके बाद बोला कि सर ऐसा है कि कुछ लगता है कि नेटवर्क इशू आ रहा है। क्लियर हो गई? आ रहे हैं जो वहाँ नखड़ा लगाई जाती है, क्योंकि हम भी इसी फील्ड से हैं ना, हम भी खूब नखड़ा ये सब किए हैं, तो जो किए हैं तो बता रहे हैं, ठीक है। अब इन्होंने कहा कि सर ऐसा है कि नेटवर्क इश्यूज आ रहे हैं, लिंक फेल है, नहीं हो पा रहा है क्योंकि इसका पैसा नहीं है। हो सकता है कि ओबीसी जो होगा डिस्ट्रिक्ट का अपना लीड बैंक से इन्होंने कांटेक्ट कर लिया होगा, लीड बैंक भी कहा होगा कि भाई हमारे पास भी इतना फंड नहीं है, क्योंकि हम तो दिन भर बांट देते हैं सबको चलने के लिए, हमारे पास इतना नहीं है, तुम्हारे पास कितना था 2 लाख, हम हार्डली 2 लाख और देंगे, 4 लाख, 31 लाख पे कांटा लटकल है, कहाँ से लाइएगा। क्लियर हो गई? अब हम बोल भी नहीं सकते हैं क्योंकि भैया आपका 40 लाख है, हमारे ऊपर आप डाल चुके हैं, ये हमारी जिम्मेवारियां हैं कि हम आपको दें। अब क्या होगा, ये भी बेचारा फ्लॉप कर गया कि हमारे पास नहीं है, माफ़ करना, हम इतने दे सकते हैं, इनके पास ऑलरेडी है नहीं। अब इन्होंने आपको कहा कि सर ऐसा है कि रात में पैसा लेके क्या कीजिएगा, आप कल सुबह आइए, सुबह आप आइएगा, आपका पैसा रखा हुआ होगा, आइएगा पहले आप ही को दिया जाएगा, उसके बाद कोई काम होगी, एकदम 10 बजे 10 आपका रखा रहेगा। क्लियर हो गई? अब क्या हुआ है, जो मैनेजर इनके जो थे, इन्होंने मैनेजर साहब ने रातों रात इन्होंने आरबीआई से कांटेक्ट किया। किसे किया? आरबीआई से। तो इज्जत बचाना है ना, ऐसा स्थिति नहीं है कि हम एसएलआर का यूज कर लें, ऐसा तो कोई स्थिति नहीं है, देश का ऐसा अर्थव्यवस्था गड़बड़ाया नहीं है, वैसे परिस्थिति में उसका यूज करेंगे, इंटरनेशनल मार्केट जाकर बेचेंगे, ऐसा तो स्थिति अभी नहीं आया है, क्योंकि अभी हमें मदद करने के पेरेंट्स बचे हुए हैं, है ना। अरे कुछ नहीं तो मम्मी पापा के गहना उना है, ये है, आगे बढ़ो, तो मम्मी पापा आरबीआई, आगे बढ़े। अभी इन्होंने आरबीआई के पास गया, आरबीआई ने कहा कि कोई प्रॉब्लम, कितना चाहिए, तो 30 लाख 40 लाख, ठीक है मिल जाएगा, रातों रात मिलेगा, दिन नहीं होना है, सूर्योदय से पहले मिल जाएगा, मिल जाएगा, लेकिन पता है 10% लगेगा। मैंने समझ आया? पहले कितना था? 2%, कितना पे देंगे, यानी 300 रुपया का कपड़ा कितना में दे रहे हैं, समझ आ गई? कहा कि दे देते हैं, जितना कहो उतना दे देंगे, जितना कहिए उतना कपड़ा दिखा देंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं है, हमको परेशानी है, हमको पता है कि 200 रुपया वाला आप 1200 में लेके जाने वाले हैं, क्योंकि आप इतने देखने हैं, आपका दिमाग चौन भौन हो चुका है, और जितना घटिया किस्म का होगा वही आप कहिएगा कि हाँ सबसे बढ़िया है, उसको हम भी प्रेफरेंस करेंगे, ये तो हम अपने फैमिली के लिए रखे थे, आपको लगा हाँ ये सबसे बढ़िया है। आगे देखिए, दुकानदारी हम कर रहा शुरू करें, बैंक भी यही करती है। अब इन्होंने कहा कि भाई साहब 10% लेंगे, अब इनके पास कोई ऑप्शन है नहीं ना, मरता क्या नहीं करता, कहा कि दे दीजिए, सुबह इज्जत बचेगा, रातों रात आरबीआई जो है ट्रांसफर दे दिया। क्लियर हो गई? और उतने भी कहा कि भाई साहब दे रहे हैं, माइंड में सेट करो कि 30 दिन के अंदर 30 रे तुमको ये रिटर्न भी कर देना है, रिस्क ही रिस्क है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ज्यादा है पहला, और दूसरा समय कितना है, बहुत कम दिन दिया हो, हम 30 दिन दे, हो सकता है एक रात से भी कम मिले, इससे भी कम आपको दिन मिले, ठीक है। तो जब आरबीआई, जब किसी भी बैंक को अचानक रातों रात उसकी लिक्विडिटी घट जाए, फंड क्राइसिस हो जाए, और वैसे परिस्थिति में जब किसी बैंक को आरबीआई से रातों रात लोन लेना होता है तो वह क्या कहलाता है, MSF। तो इसमें क्या आपने देखा, रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई और पीरियड सबसे कम। क्लियर हो गया? तो ये हुआ। एक होता है ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओमो, मोमो नहीं पढ़ना, हाँ हाँ, फिर आपको जमा करना है, हाँ
अच्छा का दिखा था फिर वो लेगा। अरे राम, इनमें क्या प्रॉब्लम है? आरबीआई बैठले है, कितना चाहिए? अभी हम बोले ना कितना चाहिए, देखना में क्या प्रॉब्लम है? मतलब तुम लोग जहां जाओगे दोनों जाओगे, मतलब भट्टे बैठा देना है। हाँ गजब के, मतलब शादी भी तुम लोग एक ही घर में करोगे? अच्छा बेटा, दोनों ही झाल एक ही बार बजेगा। अब चलते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है? OMO में होता है क्या कि इसमें क्या होती है, हमारी गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटी होती है ना, गवर्नमेंट सिक्योरिटी समझ में आती है ना, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी को ओपन मार्केट में बेचा जाता है। कहाँ बेचा जाता है? ओपन मार्केट में इसको बेचा जाता है। एक बाजार बनाई जाती है और उस बाजार में क्या होती है कि गवर्नमेंट की जो हमारी सिक्योरिटी होती है उसको कोई भी खरीद सकता है, आम जनता खरीद सकता है, कोई इन्वेस्टर खरीद सकता है, कोई बैंक भी खरीद सकता है। तो एक ऐसी बाजार जहां पर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेची जाती है, जहां पर कोई भी व्यक्ति खरीदने को, जिसको हम लोग बोलते हैं बोली लगाना, अब समझ आ गई? तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओपन मार्केट ऑपरेशन। इन्हें क्लियर हो गया? तो चलो भैया फटाफट चलो, पहले MSF करो, मार्जिनल स्टैंडर्ड फैसिलिटी। मार्जिनल स्टैंडर्ड फैसिलिटी हो गया। इसका शुद्ध हिंदी क्या होता है वो हमको पकड़ना होता है। इसका होता है सीमांत अस्थायी सुविधा। सीमांत अस्थायी सुविधा, सीमांत अस्थायी सुविधा हो गया। तो लिखेंगे MSF भी RBI की, MSF भी RBI की, MSF भी RBI की मौद्रिक नीति का एक भाग है। मौद्रिक नीति का एक भाग है। मौद्रिक नीति के उपकरण के रूप में, मौद्रिक नीति के उपकरण के रूप में इसकी शुरुआत मई 2011 में, मई 2011 में हुई थी। इसके तहत RBI, इसके तहत RBI बैंकों के अति अल्पकालिक ऋण आवश्यकता की, अति अल्पकालिक ऋण आवश्यकता की पूर्ति करता है। अल्पकालिक समझ में आया? शॉर्ट टाइम हुआ ना, तो ये शॉर्टे टाइम दिए थे ना। अल्पकालीन ऋण आवश्यकता की पूर्ति करता है, जरूरत था ना। MSF बैंकों के लिए एक, MSF बैंकों के लिए एक पैनल दर होगा और बैंकों को SLR की सीमाओं के अंतर्गत सरकार सुरक्षा गिरवी रखकर सीमाओं के अंतर्गत सरकार सुरक्षा गिरवी रखकर विधि उधार ले सकती है। अर्थात विधि उधार ले सकती है, अर्थात जब किसी बैंकों को, जब किसी बैंकों को रातों रात, रातों रात RBI के द्वारा या RBI रकम मुहैया कराता है, रकम मुहैया कराता है जिसके लिए उच्च दर का ब्याज लेता है, ब्याज लेता है।
ब्याज लेता है। हो गया बाबू, क्लियर? लास्ट वाला ऑप्शन जल्दी समझ में आ गया और रातों रात वाला समझ में आ गया। अब आगे लिखो ओपन मार्केट ऑपरेशन, OMO, ओमो। इसका हिंदी क्या हो जाएगा? OMO का खुले बाजार की क्रियाएं, खुले बाजार की क्रियाएं, OMO, ओपन मार्केट ऑपरेशन में लिखेंगे जब केंद्रीय बैंक बाजार में, जब केंद्रीय बैंक बाजार में प्रतिभूतियों यानी सिक्योरिटीज, ऋण पत्रों यानी लोन सर्टिफिकेट्स और बिलों का विक्रय करता है, और बिलों का विक्रय करता है यानी टू सेल द बिल्स, ऋण पत्रों और बिलों का विक्रय करता है, तो बाजार में मुद्रा की मात्रा में कमी आ जाती है। तो बाजार में मुद्रा की मात्रा में कमी आ जाती है, जिससे साख का संतुलन होता है, जिससे साख का संतुलन होता है। और जब इन सब का क्रय किया जाता है, और जब इन सब का क्रय किया जाता है, क्रय किया जाता है, तो साख का विस्तार होता है, साख का विस्तार होता है। यहां तक साहब क्लियर हो गया? बोलो भैया। अब आपको पता ही होगा कि हमारे इंडिया की यदि हम बात करें तो अभी जो आपको पास दिख रहा है 1 रुपया का सिक्का, सॉरी 1 रुपया का नोट देखते हैं, तो भारत में ऐसे देखा जाए, पहले इसकी फिगर की देख लिया जाए, तो भारत में 1 रुपया की जो हमारी नोट होता है, ठीक है, तो 1 रुपया से नीचे जितने भी हमारे वैल्यू के नोट होते हैं, एक्चुअली होते तो नहीं है ना, इस पे जो हस्ताक्षर होता है वह हमारा होता है मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस का। क्लियर हो गई? यानी वित्त मंत्रालय का। क्लियर हो गया? लेकिन यदि 1 रुपया से ऊपर की वैल्यू की बात करें, जैसे 5 रुपया का नोट हुआ है ना, तो इस पे होता है हमारा RBI का, गवर्नर का, RBI का गवर्नर का। क्या आप लोग बता सकते हैं कि भारत का पहला RBI के गवर्नर कौन था? कब? जब देश में 1935 में RBI का निर्माण हुआ था। लिखवाए थे? चलो याद हुआ। अब आजाद भारत का और वर्तमान, चलो याद, आप लोगों को याद था ना? पक्का ना? अच्छा देखिए पूछेंगे कितने बढ़िया से। तो हमारे भारत में बैंकिंग सिस्टम में भी कुछ कुछ त्रुटियां होती हैं। इस त्रुटियां से निकलने के लिए हमारे यहाँ भिन्न भिन्न प्रकार के चीज़ों को स्वागत किया गया, या कह सकते हैं इसमें हम बहुत सारे स्कीम्स को लॉन्च भी किए हैं। जैसा कि बैंकिंग की प्रक्रिया में यदि देखा जाए तो बैंकिंग जो भ्रष्टाचार होता है, बैंकिंग भ्रष्टाचार समझ में आती है ना, तो बैंकिंग भ्रष्टाचार को यानी करप्शन को नियंत्रण करने के लिए, क्या करने के लिए? नियंत्रण करने के लिए यदि देखा जाए तो 1995 में 1995 में हमारे यहाँ बैंकिंग लोकपाल का स्थापना किया गया था। किसका? बैंकिंग लोकपाल का स्थापना 1995 में किया गया था। बैंकिंग भ्रष्टाचार क्या होती है? अनियमितता कह सकते दूसरे शब्द में। जैसे मान लिया जाए कि आप खाता खुलवाए हैं, तो कभी आपके खाता के साथ छेड़छाड़ हो जाना, आप बैंक दौड़ते रहे हैं लेकिन आपको विथड्रॉवल नहीं हो रही है, ऐसा होता है। कभी कभी आपका कुछ पेपर मांग लिया जाता है, हो सकता है कि आप रकम को डिपॉजिट कर रहे हैं। जैसे आज के डेट में सबसे ज़्यादा समस्या है SBI में। SBI में आप जाइएगा कैश लेकर तो कैश जमा नहीं लेते, जाइए मशीन में डालिए, अक्सर ये बोलेगा, ठीक है। और जब जाइएगा मशीन में तो पता चला कि 10,000 डालना है तो 1 घंटा लग जाएगा,
क्योंकि मशीन जल्दी उसको रीड करेगा कि नहीं करेगा प्रॉब्लम हो सकता है, पुरानी नोट है तो जल्दी जाएगा ही नहीं। क्लियर हो गई? तो सीधे ब्रांच कहेगा, अभी हम होली में भी हमारे साथ ऐसा कुछ हुआ था, हम सीधे मैनेजर के पास पहुंच गए कि क्यों नहीं लीजिए, कौन अधिकार के तहत आपका कैशियर कह रहा है कि हम पैसा डिपॉजिट नहीं लेंगे। तो बोला कि कितना जमा करना है, हम कि 25,000। तो मशीन में डालेंगे। क्यों मशीन में डालेंगे, क्यों मशीन में डालेंगे, आप किस लिए है? गुस्सा में हम यहाँ तक बोल दिए कि हम पैसा जमा करते हैं तो इससे आपको पगार मिलता है ना, पता। तो बेचारा का माथा खराब हुआ, तो बोला कि 25,000 10 रुपये डालिए, 25,000 10 कर दीजिए तो वो जमा लगाएंगे। 25,000 क्यों नहीं लीजिएगा? तो ये जो वैल्यू होता है ना, एग्जैक्ट वैल्यू के लिए मशीन में आप डाल सकते हैं। तो हमने 25,000 10 रुपया करके फुटकट डाला। तो आपको भी बता दिया, यदि कोई बैंक में कहे कि हम आपका कैश नहीं लेंगे, मशीन में डालिए, तो 5 रुपया लगा दीजिएगा प्लस। ठीक है, 50,000 5 रुपया। अब लो जैसे भी, मतलब जितना फुटकट डालिए ना, वो भागे काम करने से तो सीधे 40,000 1 रुपया लगा दीजिए। क्या समझे? परेशानी अभी हम करके आए हैं ना, बेचारा माथा पकड़ लिया मैनेजर भी कि बड़ा बढ़िया आदमी से दोस्त परेशानी बढ़ाया है। काहे मशीन में जाएंगे? हाँ 10 रुपया, 1 रुपया भी डालें 1 रुपया शो करेगा, उसके लिए मत डरिए, आपका 1 रुपया भी वहाँ शो करेगा। 3 बार हमको दौड़ाया, ई फॉर्म कीजिए, ई कीजिए, मशीन में हम के आप रुक, इतना हमारे पास टाइम का, मतलब हम पागल तुमको दिख रहे हैं ना। हम क्या अच्छा था रुक, तो सीधे घुस। आपके मैनेजर का चैम्बर कौन है? स्टेट बैंक का तो बड़ा बड़ा होता है ना ब्रांच, और मैनेजर कौन बैठ रहा पता ही नहीं लगा। घुस गए, पता पूछ करके कौन है मैनेजर, सीधे गए, गमछा उमछा, वो बिहारी अंदाज में थे, ठीक है, क्योंकि धूप से प्रॉब्लम हमको होती है, आराम से लपेट लेते गमछा। पहुँच गए सीधे चैम्बरे में। तो नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, कौन से अधिकार के तहत आप नहीं जमा लीजिएगा? हो गए तू में। तो फिर अब नहीं बोलता कि ये 10 रुपया लगा कर डाल दिए, नया 20 डालिए, फॉर्म भरिए और 25,000 10 रुपया कीजिए। आपके 25 रुपया 10 से क्यों? तो फुटकर डाल दीजिए ना, हो जाएगा। और फिर जो नहीं ले रहा था वो पूरा का पूरा विंडो खाली था, एक बंदा बैठा जमा लिया, खाली देगा, लेगा कौन? आगे बढ़े। तो आप लोग को भी परेशानी करता होगा, जैसे देखिए बोल रहे हैं कि परेशानी करता है। तो आजकल ये सब काम चोरों की कमी नहीं है। नहीं कहिएगा कि हम एटीएम में नहीं जाएंगे, आपको जमा लेना है। और नहीं तो कहिएगा कि अब गुरुजी समझा दिए हैं कि 1 रुपया फुटकर डाल देना है। यदि 50,000 डालना तो 50,000 1 रुपया डालिए, अब जमा ना करेगा। तो यही पढ़ा रहे हैं। देखो 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 बाबू, रिएक्ट नहीं करके यही पढ़ा रहे हैं, रिएक्ट करने के लिए पढ़ा रहे हैं। देखो ना, ये रिएक्ट करवा रहे हैं, नहीं कैसे रिएक्ट करेगा। हर ब्रांच में ये है बैठा, ठीक है। और ये सीधे आरबीआई सुनता है इसकी कंप्लेन, और कोई नहीं सुनता है। एक तरह से अपने आप में सुप्रीम कोर्ट है। क्लियर हो गई? तो आपके रिएक्ट तुरंत करेगा, हम करा रहे हैं इसको रिएक्शन। तो बैंकिंग लोकपाल जो है भारत में, देखा ये लोकपाल जो है स्कैंडिनेवियन कंट्री का नाम सुना है? कौन कौन है स्कैंडिनेवियन कंट्री? हाँ बोलो। न्यूयॉर्क है? अच्छा तो बोलो ना, आगे तो गाल पे लिस्ट पे हाथ रख देते हो। लिथुआन, बाल्टी कंट्री कौन है? बाल्टी कंट्री कौन है? हाँ तो आओ इधर आओ। नहीं नहीं नहीं, वहां आके बताएगा, तो गड़बड़ा जाएगी। तो देखो साहब, स्कैंडिनेवियन कंट्री, तो लोकपाल जो है, लोकपाल का जन्म हुआ था स्वीडन से। कहाँ से हुआ था? स्वीडन। और आपको पता है कि यहाँ के लोग सबसे ज़्यादा खुश हैं, सबसे ज़्यादा पैसा है, हर चीज़ में इनका इंडेक्स में सबसे पहले आते हैं, पता है ना। कारण कि जनसंख्या कम है, रिसोर्स ज़्यादा है। अब हमारे यहाँ ठीक उल्टा है, रिसोर्स है ये नहीं है और हम 140 हो गए हैं। अब समझ में आ गया होगा। तो प्रॉब्लम यहाँ पर भड़का गो है। अब क्या होता है कि स्वीडन में सबसे पहली बार देखा जाए तो 1809 में, कब? 1809 में वहाँ पर ओम्बुड्समैन कॉन्सेप्ट आया था। क्या आया था? ओम्बुड्समैन। यह एक स्कैंडिनेवियन वर्ड है या स्वीडिश वर्ड है, ऐसे कहो। कौन सा वर्ड है? एक स्वीडिश वर्ड है या लैंग्वेज है। तो स्वीडिश में सबसे पहले ओम्बुड्समैन आया था, 1809 में आया। और यह था भ्रष्टाचार को नियंत्रण करने के लिए एक कानून लाई गई थी। क्लियर हो गई? तो भारत में भी यदि देखा जाए तो लोकपाल का तो भारत में यदि हम गठन देखते हैं तो यह तो गठन हमारा 2019 में हुआ है। इससे पहले देखिएगा, जब अन्ना हजारे की बात हम करते हैं तो 2013 में हमारे यहाँ जन लोकपाल आया था, याद आया। और उसके कारण हमारे यहाँ 2013 में जल्दी में
उस समय की जो यूपीए सेकंड की जो सरकार थी वो भारत में लोकपाल का गठन कर दिया था, लेकिन उसमें क्या थी कि कुछ लोगों को उससे बाहर रख दिया गया था। जैसे कह सकते हैं प्रधानमंत्री को उससे बाहर किया गया था, कह सकते हैं जैसे हमारा डिफेंस की बात करते हैं तो जो वायुसेना के हेड होते हैं, है ना, एडमिरल होते हैं, फिर नौसेना के जो होते हैं, ये सभी को उससे बाहर किया गया था। और यही कारण था कि जब नई सरकार बनी तो आपने देखा होगा कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री सरदार मनमोहन सिंह पर भी प्रश्न उठे कि कोल घोटाला में उनका नाम आया। फिर आपने देखा कि राफेल घोटाला में सरकार ने आए, यहाँ एयरफोर्स के एक ऑफिसर्स उसमें पकड़े गए, है ना। तो कहीं ना कहीं इस तरह को उनको निकाल दी गई थी। अभी जो 2019 में हमारे यहाँ लोकपाल का गठन हुई है, इसमें भारत के प्रधानमंत्री पे भी यदि भ्रष्टाचार का आरोप लगता है तो वो भी उनका भी इसकी जांच होगी। तो ये तो अभी हमारे यहाँ आया, लेकिन भारत में बैंकिंग सिस्टम की यदि हम बात करें तो बैंकिंग सिस्टम में हमारा लोकपाल जो 1995 में ही आ चुकी है। बैंक से रिलेटेड यदि किसी भी प्रकार के अनियमितता होता है, कोई आपको लगता है कि कोई भ्रष्टाचार होता है, आपके फंड के साथ या आपका जो राइट्स है, आपके अधिकार के साथ किसी भी प्रकार का यदि कोई खेल हो रहा है, तो ऐसे परिस्थिति में आप बैंकिंग लोकपाल का सहारा ले सकते हैं। और यह बैंकिंग लोकपाल का एक बॉक्स हमेशा हर ब्रांच में बना हुआ होता है, जिसमें आपको एक चिट्ठी डालना होता है और इसकी कार्रवाई 1 महीना के अंदर आपको फैसला इसको दे दी जाती है। और जिन पे आरोप लगते हैं उनकी ये आरबीआई खुद जांच करती है कमेटी के तहत, और यदि वह सही पाए जाते हैं तो उनकी जॉब भी जा सकती है, प्लस उन पे पेनाल्टी भी लगती है। तो यह अपने आप में हम कह सकते हैं कि भारत के सुप्रीम कोर्ट है, बैंकिंग सिस्टम में देखा जाए तो यह सुप्रीम कोर्ट की तरह काम करता है। और इसका जो डिसीजन होता है वह अपने आप में एक सुप्रीम डिसीजन होता है। इज इट ओके? तो लिखेंगे बैंकिंग लोकपाल, बैंकिंग लोकपाल, बैंकिंग लोकपाल हो गया। लिखेंगे भारत में ऐसे लिखेंगे, लोकपाल, लोकपाल का निर्माण 2 शब्दों से हुआ है, लोक प्लस पाल, लोक प्लस पाल, जो संस्कृत से लिया गया है, जो संस्कृत भाषा से लिया गया है, जिसका मतलब जनता को भ्रष्टाचार से संरक्षण प्रदान करना होता है। यानी लोक प्लस पाल, 2 वर्ड आए ना, लोक प्लस पाल, यही है ना। तो पाल का मतलब होता है केयर टेकर, क्या होता है? केयर टेकर। और लोक मतलब होता है पीपल, यानी आम जनता को सुरक्षा प्रदान करता है, किससे? करप्शन से। क्लियर हो गई? क्या लिखे आपने? से संरक्षण प्रदान करता है, संरक्षण प्रदान करता है। आगे लिखेंगे, लोकपाल की उत्पत्ति, लोकपाल की उत्पत्ति, लोकपाल की उत्पत्ति स्वीडिश भाषा, स्वीडिश यानी स्वीडन की भाषा, स्वीडिश भाषा ओम्बुड्समैन से हुआ है, ओम्बुड्समैन से हुआ है। लिख दिया है वहां अंग्रेजी, OMBUDSMN, ओम्बुड्समैन से हुआ है, ओम्बुड्समैन से हुआ है, जो सर्वप्रथम स्वीडन में सरकारी संस्थाओं में भ्रष्टाचार को नियंत्रण करने हेतु 1809 में लाया गया था। संस्थानों में भ्रष्टाचार को नियंत्रण करने हेतु 1809 में लाया गया था, 1809 में लाया गया था। अगला पॉइंट, भारत में बैंकिंग ओम्बुड्समैन अर्थात बैंकिंग लोकपाल, भारत में बैंकिंग ओम्बुड्समैन अर्थात बैंकिंग लोकपाल योजना 14 जून 1995 से लागू है।
बैंकिंग लोकपाल योजना 14 जून 1995 से लागू है। यह योजना भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई, यह योजना आरबीआई के द्वारा या आरबीआई के नियंत्रण और देखरेख में काम करती है। आरबीआई के नियंत्रण में और देखरेख में कार्य करती है तथा विवादों को जल्दी और कम खर्च में निपटाने की कानूनी शक्तियां के साथ साथ बैंकिंग सिस्टम में भ्रष्टाचार जैसी प्रवृत्तियों को खत्म करती है और यह एक स्वतंत्र संस्था है और यह एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है यानी बॉडी है। आगे, वर्तमान में पूरे भारत में 15 बैंकिंग ओम्बुड्समैन की नियुक्ति हुए हैं। वर्तमान में पूरे भारत में 15 बैंकिंग ओम्बुड्समैन की नियुक्ति हुए हैं। इसका मुख्य उद्देश्य करके इसमें लिखिएगा, इसका मुख्य उद्देश्य ज़्यादा कानूनी कार्यवाहियों के बिना शिकायतों का यानी कंप्लेन का जल्दी निपटारा सुनिश्चित करना है। कोई भी ग्राहक जिसकी शिकायत का बैंक द्वारा संतोषजनक समाधान न किया गया हो, कोई भी ग्राहक जिसकी शिकायत का बैंक द्वारा संतोषजनक समाधान न किया गया हो, वह बैंकिंग ओम्बुड्समैन यानी बैंकिंग लोकपाल के पास जा सकता है। वह बैंकिंग ओम्बुड्समैन अर्थात बैंकिंग लोकपाल के पास जा सकता है। आगे लिखेंगे 3 फरवरी 2009 को आरबीआई द्वारा भारत सरकार को या भारत सरकार की सलाह से बैंकिंग ओम्बुड्समैन स्कीम में वर्ष 2006 को पुनः संशोधित किया गया है।
तथा शिकायतों के नए कारणों को शामिल किया गया है। शिकायतों के नए कारणों का शामिल किया गया है। जैसे लिखेंगे दो चार। केसीसी कब आया था बाबू? किसान क्रेडिट कार्ड। अरे भाई क्या कर रहे हो? 98 में ना, तब केसीसी। भगवान। अच्छा पहले भी मेरे को लिखवा दें, फिर हम क्वेश्चन दागूंगा बहुत सारा। ठीक है, लिखो। क्रेडिट कार्ड से संबंधित शिकायतें यानी कंप्लेंट रिलेटेड क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड से संबंधित शिकायतें। आगे लिखो बाबू। पेंशन से संबंधित शिकायतें। अगला पॉइंट लिखो। चेक ड्राफ्ट बिल, चेक ड्राफ्ट बिल आदि का भुगतान न करना, आदि का भुगतान न करना या चेकों के भुगतान या कलेक्शन, या चेकों के भुगतान या कलेक्शन में अनुचित देरी, अनुचित देरी। आगे किसी बैंक द्वारा अपनाए गए उचित व्यवहार कोड का, किसी बैंक द्वारा अपनाए गए उचित व्यवहार कोड का पालन न करने संबंधी शिकायतें। व्यवहार न करने संबंधी शिकायतें। निर्धारित कार्य समय का पालन न करना आदि। इतने कर लो। बहुत सारे ऐसे समझो ना कि बैंक से रिलेटेड जितने भी काम प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे हम लोग बैंक में जाते हैं तो आप देखते हो कि 2 बजे जो होता है सारे स्टाफ जो होते हैं वो लगा देते हैं वो छोटा सा बोर्ड और लंच टाइम कर कर चल जाते हैं खाना खाने। बैंकिंग अधिनियम की यदि हम बात करें, बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट 1949 की यदि हम बात करें, तो ऐसा बैंक में कोई प्रावधान नहीं है कि आपको लंच करने के लिए फ्री में टाइम मिलेगा। यह बैंकिंग ही एक ऐसा सिस्टम है जहां पर लंच के लिए अलग से कोई प्रावधान नहीं है, बल्कि एक बंदा खाना खाने जाएगा, दूसरा काम करते रहेगा, फिर वो खाना करके आ जाएगा, काम करते रहेगा, फिर इधर से जाएगा। ऐसा नहीं कि पूरी ब्रांच को हम हॉलीडे बना दें और जाके काम। ऐसा यदि होता है और आप बैंक में जाते हैं, वो आपको इसके लिए बैठना पड़ता है, वो आपका बहुमूल्य समय यदि बर्बाद होता है, तब भी आप बैंकिंग लोकपाल का प्रयोग करें। अब मान लिया जाए लंच के टाइम में ही चले गए, कहा कि अभी रुकिए 1 घंटा, लंच के बाद आएंगे, तो उनको बोलिए कि हम क्यों रुकें, आपको कौन से अधिनियम और कहाँ से आपको यह अधिकार मिला है कि आप आराम से बैठ के लंच करेंगे, हम आपका इंतजार करेंगे। हाँ, कहेगा ज़्यादा पढ़ाओगे तो कहेगा कि आप ही के तरह लोगों को पढ़ा करके यहाँ पर अपॉइंट करवाते हैं, और हो सकता है कि आप ही इनडायरेक्टली हमसे पढ़ के ही आए होंगे। बहुत अच्छी बात है, एकदम सही बोले थे। तो आपका यदि ये समय बहुमूल्य होता है तो भी आप इस पे एक्शन ले सकते हैं, और इसके लिए भी बैंकिंग लोकपाल है। क्लियर हो गई। अब होता है बैंक से रिलेटेड जो हमारे कुछ काम होते हैं, प्रोसेस होते हैं। अब पूरे विश्व में हमने एक दिन बेसल नॉर्म्स पढ़ा था, याद आया? इंग्लिश मीडियम में हम लोग बेसल नॉर्म्स पढ़ लिए हैं। तो एक हमारा बेसल नॉर्म्स होता है, यानी बेसल नॉर्म्स होता क्या है? देखो, बेसल नॉर्म्स में हम लोग जानते हैं तो एक BIS इसमें होता है। क्या होता है? BIS। शॉर्ट में समझो क्योंकि एग्जाम में उतने डीप आती भी नहीं है। BIS का फुल फॉर्म होता है, या BIS होता है, या कभी कभी इसको IBS भी बोला जाता है। ठीक है, इंटरनेशनल बैंक सॉल्यूशंस भी कहा जाता है। क्लियर हो गई। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस होते हैं। और कभी कभी आपने देखा होगा कि बैंक ब्यूरो भी आता है, BBBBB आई थिंक आ जाएगा। क्लियर हो गई। तो BBB का मतलब होता है बैंक बोर्ड ब्यूरो। इज इट ओके?
तो ये जो हम लोग अभी जो पढ़ रहे हैं, अभी जो हमने बोला कि एक बेसल नॉर्म्स होता है, यानी बेसल नॉर्म्स का मतलब हिंदी क्या कर सकते हैं, कानून, हाँ नियमे कह सकते हैं। एक बेसल नियम होता है। तो सबसे पहले जो एग्जाम में आपसे आती है कि बेसल नियम क्या है। देखो भाई, बेसल जो है एक शहर का नाम है। बेसल क्या है, एक शहर का नाम है जो हमारा स्विट्जरलैंड में है। कहाँ है, स्विट्जरलैंड में एक ये नाम का शहर है। यहाँ पर क्या होता है, जैसे भारत का हमारा केंद्रीय बैंक क्या है, आरबीआई है ना। इसी तरह विश्व के सभी राष्ट्रों का अपना एक केंद्रीय बैंक है। पाकिस्तान का केंद्रीय बैंक क्या नाम है जी, स्टेट बैंक ऑफ, याद है पक्का। चलिए तो आप ही बताइए अब हमको। तो हम तो इनसे पूछा था, आपने जवाब दिया। हम आपको बार बार बोलते हैं जिनसे पूछो उन्हीं को जवाब देने, नहीं तो बगल वाले बोलेंगे तो 10 क्वेश्चन फिर सामना कीजिए, तो सामना तो करना पड़ेगा। ये गलती हमारे पास चलती नहीं है। सॉरी एक्सक्यूज मी हम सुनते भी नहीं है, क्योंकि इसमें साल हमारा जो देश है रहा है 200 सालों तक गुलाम रहा है सॉरी एक्सक्यूज मी में, इसलिए हम गुलाम होना नहीं चाहते। ठीक है ना, तो सॉरी हो, माफ़ी माफ़ी ऐसे थोड़ी होता है। हाँ, तो अभी तुरंत भुगतान हो जाएगी ना सज़ा, खड़े हो जाइए। अब आप हमको बताइए कि हमारे यहाँ इंश्योरेंस कंपनी को कौन रेगुलेट करता है। अब जाकर के सॉरी का जवाब मिलेगा, माफ़ी का। हमारे यहाँ इंश्योरेंस कंपनियाँ जो होती है, बीमा कंपनियाँ, तो बीमा कंपनियों को कौन नियंत्रण करता है, पढ़ाया हुआ है, कोई कॉपी नहीं खोलेगा। बीमा कंपनी को कौन नियंत्रण करता है, अंकित खड़े हो जाओ, दोनों को एक जगह खाली अकाउंट खुलता है, खड़े हो बैठ जाओ। अच्छा आप बताएंगे, उससे पूछे तो आप हाथ खड़ा कर रहे हैं। अच्छा, हाँ तो अंकित बताओ, बीमा कंपनियों को कौन देश में चलाता है, नियंत्रण करता है, बगल वाले से पूछो, वो भी सोच रहा है। आप, सेंट्रल बैंक करता है। नहीं, पीछे पूछे थे, कोई बात नहीं, तो इनसे पूछ लेंगे। आप बताइए, नहीं पता है, आप बताएंगे, नहीं अभी नहीं बताएंगे, तेरी के लिए कैसे होगा महिला सशक्तिकरण। साहिल आप एकदम नहीं बताइएगा। अरे भैया, इंश्योरेंस को कौन रेगुलेट करता है तो बताना चाहिए, तो पहले क्लास में से बताए होंगे, याद है, इरडा। चलिए तो आप बताइए इरडा का फुल फॉर्म, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए बताइए इरडा की स्थापना कब हुई थी, आप बताएंगे। सुजाता, फिर आज हम लोग लाइव हैं, बोलिए इरडा की स्थापना कब हुई थी। अच्छा ठीक है, आपके पीछे चलते हैं, इरडा की स्थापना कब हुई थी, क्यों नहीं पता है। इरडा का हेडक्वार्टर कहाँ है, इरडा का हेडक्वार्टर कहाँ है मैम। एगो रस्सा लाया जाए, देखें टीटीएन कैसे बांधता है बिना टिकट वाले को, एगो रस्सा लाया जाए। तुम ही को आगे करते हैं, क्योंकि तो खूब एगो बैठा हुआ है हमारे पास MBA, इसको पहले रखते हैं। आप बताएंगे इरडा का हेडक्वार्टर कहाँ है, बॉम्बे है, कलकत्ता है, वाह, हैदराबाद है। मतलब आप कॉपी खोल रखे हैं। अच्छा ठीक है, चलिए तो आप ही से क्वेश्चन होगा, LIC और GIC में अंतर बताइए, दोनों की स्थापना बताइए, पढ़ाया हुआ है। अच्छा, GIC का तो बगल वाले से पूछिए। आप लोग ऐसा कीजिए कि जैसे वो दोनों अपना बना लिए हैं ना ग्रुप, ऐसे ग्रुप में हमको जवाब दीजिए, हम आपको एक प्रोविजन देंगे। लेकिन एग्जाम निकलेगा कि नहीं निकलेगा उसके लिए आपका ग्रुप जिम्मेवार होगा, वो आप जिम्मेवार होंगे, लेकिन हमें जवाब देने के लिए आपका जिम्मेवार होगा आपका ग्रुप। क्या तैयार हैं, ग्रुप में रेडी हैं बना। अभी तो तुम लोग ग्रुप कर ही रहा था, 40-40 लाख रुपया दोनों को इन्वेस्ट कर दिया था। अच्छा, आप कहाँ से पूछा जाए कि जवाब मिलेगा, इकोनॉमिक्स इतने सारे पढ़ा दिया। बोलिए क्या नाम हुआ आपका, नेहा, डबल आ गए यहाँ, नेहा। चलिए नेहा जी आप बताइए, सिंपल से क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है। बैंक क्या होता है जी,
पहले क्लास में इसे बता। अच्छा, मार्केट में पैसा को फ्लो करती है। अच्छा, ऐसा ही होता है बैंक का डेफिनेशन। आपको बोलना चाहिए बैंक एक वित्तीय संस्था है जो आम जनता का डिपॉजिट स्वीकार करता है तथा उसकी ज़रूरत के हिसाब से उसे विथड्रॉवल करने का, यानी उसकी जो भी रकम जमा है उस रकम निकालने के लिए उसे आज्ञा देता है, या कह सकते हैं उसे सक्षम बनाता है। दिस इज कॉल्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, यानी बैंक। चलिए भाई साहब, आप बताइए PFRDA बताया होगा, बताइए PFRDA का फुल फॉर्म बताइए। आप लोग को पढ़ाने की ज़रूरत अब कम है, आप लोग ऑलरेडी लगता है बहुत कुछ जान गए हैं। अब आप लोगों को खिंचाई की ज़रूरत हो गई है विदाउट सरफ एंड साबुन। बोलिए PFRDA का फुल फॉर्म बताइए। नहीं याद है, कब याद करके आ रहे हैं आप बताइए, डेडलाइन दीजिए हमको। उसी दिन पूछेंगे, उससे पहले एक दिन भी नहीं पूछेंगे। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास का मतलब हम छुट्टी पे हैं, 2 सप्ताह इनको मिलेगा एक तरह से, है ना। मंगलवार तक क्लास ले लेंगे हम, मंगल को मॉर्निंग में लगा दीजिएगा। कै बजे है क्लास मंगलवार को? पॉलिटी रहेगा, क्योंकि हमें 5 बजे ट्रेन है, उससे पहले। हाँ, जो भी मतलब हमको एनीवे 4 बजे तक हमको एनीवे फ्री हो जाना है, क्योंकि 5 बजे मेरी ट्रेन है। और 22 तारीख से नवरात्र है, तो हम मंगलवार के क्लास लेकर के निकल जाएंगे यहाँ से। इंग्लिश मीडियम का पॉलिटी ले लेंगे, एक क्लास ले लेंगे। आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा बेसल नॉर्म पढ़ा दिया जाए, लिख लिया जाए। तो बेसल इसमें क्या था, ऑलरेडी आप भी पढ़ी हुई हैं, आप भी पढ़े हैं, आप भी पढ़े हैं, आप भी पढ़े हैं। यदि देखा जाए तो बेसल पढ़ा दिए हम अभी तक 3 गो 4 गो इसमें पढ़ा चुके हैं, ठीक है। आप लोग बचे हुए हैं, वो भी लगता है बीच में पढ़ा होगा थोड़ा बहुत। हाँ देखो, पकड़ाया है लड़का। तो बेसल एक क्या था, विश्व में जितने भी केंद्रीय बैंक हैं, हर केंद्रीय बैंक कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि अन्य प्रकार की चुनौतियों का सामना करता है। दिवालिया जैसे समस्याएं सबसे ज़्यादा होती है। जैसे अभी यदि देखा जाए तो पाकिस्तान का कहीं ना कहीं जो हालात है, वहाँ के बैंक भी दिवालिया के कगार पर आ गया है। श्रीलंका के जो बैंक है वो दिवालिया के कगार पर आ गए हैं। हमारे भारत भी 1991 में इसी रास्ता पर था, सब लोगों को पता है। 2008 में जिस तरह से अमेरिकी डॉलर डिक्लाइन हुआ, तो 2007-8 में भी आपने देखा कि विश्व की अर्थव्यवस्था पे इसका एक बहुत बड़ा समस्या है, क्योंकि अमेरिकी बैंक पे इसका प्रभाव पड़ा, और जिस कारण विश्व की अर्थव्यवस्था पे इसका प्रभाव पड़ा। अब होता है कि विश्व में जितने भी केंद्रीय बैंक हैं, सारे केंद्रीय बैंक को कैसे बचाया जा सके, कितना वो बाजार में ऋण दे, इस सभी चीज़ों को बचाने के लिए सबसे पहला एक इंटरनेशनल बैंक के एक सेटलमेंट करने के लिए सबसे पहला स्विट्जरलैंड के शहर जिसका नाम है बेसेल, वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व के जितने भी केंद्रीय बैंक थे उसके जो प्रमुख थे, यानी कह सकते हैं गवर्नर थे, उनकी एक मीटिंग होता है। और यह मीटिंग पहली बार 1988 में हुआ। कब हुआ? 1988 में हुआ। और 1988 में एक बेसल नॉर्म्स जैसे कॉन्सेप्ट को डेवलप कराया गया। इसमें कहा गया कि आप जो लोन देते हैं, आरबीआई लोन दे रहा था ना बैंकों को, और बैंकों से पैसा जा रहा था आम जनता के पास, तो माने से आम जनता पैसा लेकर भाग जाएगा, तो बैंक को नहीं मिला, और बैंक को नहीं मिला तो फिर बैंक भी आरबीआई के सामने हाथ जोड़ देगा कि माफ़ कीजिएगा, अब हम है ये नहीं, क्या करें, मर जाएं। तो मर जाएंगे तो उससे अच्छा है कि मोदी जी आ गए तो कहेंगे विलय कर देते हैं, मरने नहीं देंगे, विलय कर देते हैं। यही ना कॉन्सेप्ट आया। तो जो इससे लॉस कहीं ना कहीं आरबीआई की भी हो रहा है, तो जो ऐसे लॉस हो रहे हैं, ऐसे लॉस से बचाने के लिए एक कह सकते हैं स्कीम्स लाई गई। उसी स्कीम्स को नाम दे दिया बेसल नॉर्म्स, जो बेसल शहर में इसकी मीटिंग हुई। क्लियर हो गया? और इसमें रखा गया नॉर्मली, तो इसमें हम आप लोगों को फिगर करके समझाया था। जैसे मान लिया जाए कि इसमें हम रिस्क की बात करते हैं, तो जैसे मान लिया जाए कि हमारे भारत में यदि हम लोन की बात करें, तो मान लिया जाए कि यहाँ पर इसका किसका नाम रखें, मान लेते हैं यहाँ पर, जैसे हमने उस दिन एग्जाम्पल में आपको क्या रखा था, एक बाबा को रखा था, मैं भी, है ना, एक बाबा जी थे, और इस बाबा का हमने नाम रखा था रईस बाबा, है ना, बाबा है रईस, ठीक है। और एक हमने रखा था मुकेश अंबानी को रखा था, एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, एक उद्योगपति हैं, है ना, और इनका नाम था हमने रखा था अंबानी रखा है, तो इसी को फिर से समझ आते हैं, अंबानी जी हैं। और एक हम रखे थे बेरोजगार इंसान को, अच्छा राहुल गांधी नहीं, आपकी रखते खुजलीवाल को, ठीक है। मान लीजिए केजरीवाल,
अलग बात है कि मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। मान लिया जाए एक व्यक्ति को रखा जो बेरोजगार व्यक्ति है, क्या है भैया, बेरोजगार व्यक्ति है। अब क्या होता है कि सभी तीनों ने कहा कि भैया हमको बैंक के पास गया और कहा कि दादा कहाँ बोलो हमको लोन चाहिए, ठीक है, मिलेगा। बाबा रईस को मान लिया जाए कि 100 करोड़ रुपया का लोन दे दिया गया। अंबानी जी उद्योगपति हैं, इनका तो आराम से मिलना ही चाहिए 100 करोड़ रुपया का, इनको भी 100 करोड़ रुपया का मिल गया। और ये भाई साहब हैं बेरोजगार, बेरोजगारों से हर लोग डरता है, तो बैंक भी तो डर भी करेगा। तो बैंक ने कहा कि भाई तुम पे ज़्यादा रिस्क हम नहीं ले पाएंगे, इसलिए तुमको हम 50 करोड़ देंगे। करोड़ कर दें या लाख कर दें? लाख ज़्यादा अच्छा होगा, है ना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। इसको लाख में बदल देते हैं, इसको भी लाख में बदल देते हैं। इतना काफ़ी है? मानने में क्या जाता है? इस तरह से बाबू अब बताओ बैंक कितना अभी तक दे चुका है। तो यदि हम टोटल लोन की बात करें तो टोटल लोन इक्वल टू हो गया 100 प्लस 100 प्लस 50 इक्वल टू 250 लाख, यही ना हो गया। अब हमारा बैंक कहता है, यदि हम बेसेल नॉर्म्स के बारे में स्टडी करें तो बेसेल कंसेप्ट कहता है कि आप जो सभी को लोन दे रहे हो उसमें तुम मान के चलना कि इतना बाजार से नहीं आने वाला है। समझ आया? मान के चलना कि इतने मार्केट से नहीं आने वाला है। तो मान लिया गया कि बाबा रईस हैं और रईस लोग कम किसी की बात सुनते हैं, पता ही होगा। तो आपने इसको 100 करोड़ रुपया या 100 लाख रुपया दिए हैं, आप मान के चलो कि 30% जो है आप बाजार में आपसे मतलब बाबा रईस से 30% आपको नहीं आने वाला है। तो 30% का मतलब 30 लाख रुपया आपको नहीं आने वाला है, ये तो मान गए। फिर इन्होंने कहा कि अंबानी जी जो हैं इनसे भी आप मान के चलो कि 20% आपको रिकवर नहीं होने वाला है। कितना? 20% रिकवर नहीं होने वाला है, यानी 20 लाख कह दीजिए, डायरेक्ट कह दीजिए ना। और समझ लीजिए एक है बेरोजगार। और ख़ास तौर पे आपको पता होनी चाहिए कि बैंक जब किसी को लोन देता है तो लोन देता भी है, और यदि वो नया एंटरप्रेन्योर आता है बाजार में, नया रोजगार करने के लिए आता है, जिसको बाजार के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है, वो बैंक के लिए सबसे ज़्यादा रिस्क वाला आदमी होता है ना। और वैसे व्यक्ति को कोई भी बैंक लोन देने से बचता है क्योंकि उसको बाजार के बारे में पता नहीं है। इन्वेस्ट किया डूब जाएगा, और डूबेगा तो कहाँ से लीजिएगा, रिकवर कहाँ से कीजिएगा। तो ये है भाई बेरोजगार। बेरोजगार को देने में भी कोई डरता है। मान लिया जाए इसका 50% आपका जो है आने वाला नहीं है, कि 100% कर दें ना, 50 रखते हैं, तो 50% कितना होगा? 25 लाख, है ना। यानी जो हमने परसेंटेज रखा इसको हम लोग बोलते हैं RWA, यानी रिस्क वेटेज, रिस्क वेटेज एसेट्स। यानी जो आपने एसेट्स दिया है, जो भी आपने लोन दिया है, इस लोन में आप कितना रिस्क लेकर चल रहे हैं। तो सर हम रिस्क लेकर चल रहे हैं 30 लाख, रिस्क लेकर के चल रहे हैं 20 लाख, और रिस्क लेकर चल रहे हैं 25 लाख। टोटल कितना? यानी 75 लाख हो गया। दिए हैं कितना? 250 लाख। 250 लाख में से आप 75 लाख को घटा लीजिए। मान के चलिए कि आपको 75 लाख रुपया मार्केट से नहीं आने वाला है। तो यदि आप पहले से ही पॉलिसी यदि मान लिया जाए बना चुके हैं कि इतना हमारे पास बाजार से पैसा नहीं आने वाला है, इससे क्या प्रूफ हुआ? इससे यह प्रूफ हुआ कि आप अपनी ऑलरेडी पहले से तैयारी में हैं कि यदि ऐसी स्थिति कभी बनता भी है तो हमको इससे निपटना कैसे है। मीनिंग क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? तो जब आपकी प्री प्लान पहले से है तो क्या किसी प्रकार के चुनौती से आप बच सकते हैं या नहीं बच सकते हैं? बच सकते हैं ना। तो यही होता है, इसको कहते हैं। और इसी कॉन्सेप्ट को डेवलप करने के लिए विश्व में सबसे पहले बेसेल नॉर्म्स लाई गई कि हर बैंक जितनी भी मार्केट में अपना लोन देगा उस लोन का कुछ परसेंटेज को मान के चलेगा कि हम इसको रिस्क लेके चल रहे हैं। आता है तो भी ठीक, नहीं आता है तो भी ठीक। क्लियर हो गई? तो इसको लेकर के पहली बार 1988 में बेसेल 1 भारत में आया। कब आया? बेसेल 1 1988 में आया। इस पे रखा गया था कै %? तो इसमें भी 3-4 पार्ट थी। वो सभी ऐसे एग्जाम पूछती नहीं है, लेकिन कहेंगे तो सब भी लिखवा देंगे। तो पहला जो 1988 का हमारा नॉर्म्स आया,
इसमें कहा गया है कि आप जो भी पेड अप कैपिटल या जो भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो भी आप कर्ज दे रहे हैं, इस कर्ज का आप कम से कम 9% मान के चलिए कि आपको बाजार से आने वाला नहीं है। क्लियर हो गई? फिर हम 8% पे आए। तो सोचिए कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में 1988 में पूरी दुनिया ने इस नियम को मान लिया। 1988 से पूरी दुनिया चल रहे थे कि हमें इतना रिस्क लेकर चलना है, और भारत ने इस नियम को, पहला नियम को स्वीकार किया 1999 में। सोचो कितना पीछे हम देश चल रहा है दुनिया से। तो बताओ कि दुनिया की बैंक हमसे कितने आगे निकल गए होंगे, और हम उससे जब 10 साल पीछे चल रहे हैं, तो मानिए हम 10 साल पीछे का मतलब 10 साल हम कहीं ना कहीं ऋणग्रस्त चल रहे हैं। तो हमने ये एक्सेप्ट किया, पहला बेसल नॉर्म्स को एक्सेप्ट किया कब? 1999 में। क्लियर हो गई? तो इस तरह से अभी तक भारत में या विश्व में कितने नॉर्म्स आ चुके हैं? बेसल नॉर्म्स 3 गो आ चुके हैं। क्लियर हो गया? तो थोड़ा सा लिखवाता हूँ, आज तो हो नहीं पाएगा, लिखवा सकता हूँ मैम? टाइम तो लग जाएगा, 15 से 20 मिनट हो जाएगा, छोड़ देता हूँ, रोक। तो अगले क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? बेसल नॉर्म्स पढ़ेंगे। क्लियर हो गई? तो हाँ बाबू, हाँ, योजना 2006 में, तो 2009 में 2006 वाला में हम संशोधन किए। क्लियर हो गया? 2009 में जो 2006 का हमारा जो था, उसमें हमने क्या किया? संशोधन कर दिया। क्लियर? तो बेसल पहले आपसे, यदि आप लोग कंपटीशन बनाए होंगे प्रीवियस क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन आपको मिला होगा कि बेसल क्या है। कितने लोग के क्वेश्चन मिला है? किसी को नहीं मिला? तो पहला ही क्वेश्चन आपको मिला होगा कि बेसल क्या है। क्या है?